कर दीजिएगा, रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है कि नहीं मिला। हो गया ना सर? यस सर। ओके सर। अच्छा देखो, तो बेसिकली कंपनी लॉ का क्लास है। तो हम लोग सर लास्ट वीक कंपनी लॉ में कंपनी डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे, है ना? कंपनी डिपॉजिट्स याद करें जरा कि ऑलरेडी हम लोग कंपनी डिपॉजिट्स के बारे में मतलब जो डिस्कशंस है वो स्टार्ट कर दिए हैं, बट आज कंटिन्यू करेंगे सर कंपनी डिपॉजिट्स के बारे में जो भी प्रोविजंस है और क्वेश्चन आंसर है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। तो जैसे कि टॉपिक जो है सर, टॉपिक का नाम क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनी। ओके, बेसिकली ये कंपनी लॉ का मतलब कंपनीज एक्ट 2013 का एक वाइटल एरिया है सर। ठीक है, जहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूँ तो यहाँ पर हम लोगों ने ये मतलब हमें ये जानने को मिलता है कि कंपनी जो है सर, जैसे हम लोग बैंक में एफडी वगैरह करते हैं, इसी तरह का कंपनी भी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। बात को समझे? ऐसे कंपनी देखो, हम लोग एक चैप्टर आता है सर शेयर कैपिटल डिवेंचर, ठीक है, एक चैप्टर आता है सर प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। स्पेशली मैं अगर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर बोल के जो टॉपिक आता है, तो बेसिकली कंपनी लॉ हमें क्या सिखाता है, कंपनी कैसे चलता है और कंपनी चलने का तौर तरीका। कंपनी लॉ का पर्पस क्या है? द बेसिक पर्पस ऑफ कंपनी लॉ है कि कंपनी को चलना कैसे है, कंपनी का रूल्स रेगुलेशंस क्या है, हाउ कंपनी ऑपरेट। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है सर, कंपनी अपना फाइनेंस जुगाड़ करते हैं। फाइनेंस मतलब सिंपल बात है, पैसा। ठीक है, बिजनेस करने के लिए कंपनी अलग अलग तरीके से पैसा जुगाड़ करते हैं। जैसे कंपनी को मन किया तो शेयर शेयर इशू कर दिया, है ना? मन करने से नहीं होता है, मतलब लीगली जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको फुलफिल करना होता है। तो लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल हो जाता है तो कंपनी शेयर इशू करता है। और फिर पब्लिक जो है सर, अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक से पैसा लेके बिजनेस करेगा, डिवेंचर इशू करता है, बॉन्ड इशू करता है। ठीक है, सिमिलरली कंपनी डिपॉजिट स्कीम भी अवेलेबल करता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट सर, ये जो डिपॉजिट्स कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। और अगर मैं लीगल सेक्शन वाइज बात करूं कॉर्पोरेट लॉ में, जिसमें सेक्शन 73, 74, 76, 76 ए कंपनी के डिपॉजिट्स के बारे में बात करता है। तो जैसे प्रोहिबिशंस और एक्सेप्टेंस के बारे में 73 बात करता है, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में 74 बात करता है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक 76 एंड पनिशमेंट जो है 76 ए में बात किया गया है। ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट में बात हो चुका है, लेकिन कुछ पॉइंट में बात करना अभी भी बाकी है। ठीक है, अगर किसी का प्रीवियस लेक्चर डिपॉजिट का मिस है तो प्लीज जरूर एक बार क्लास को रिवाइज करके देख ले। ठीक है, तो सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स, डिपॉजिट्स क्या है, इसके बारे में डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स जो सिक्योर्ड होते हैं उसके बारे में भी, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। ठीक है, सिक्योर डिपॉजिट, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। ठीक है, तो क्या होता है सिक्योर डिपॉजिट, क्या होता है अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स, ये सब मैंने बोल दिया सर। ठीक है, इवन कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। अब मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ, डिपॉजिटर्स कौन है, ठीक है, ये सब हो चुका है, एलिजिबल कंपनीज क्या है। ठीक है, प्रोहिबिटिव प्रोविजंस एंड एग्जेम्प्टेड कंपनीज। ठीक है, किसके किसके केस में, जैसे बैंकिंग कंपनीज वगैरह के केस में कुछ एग्जेम्पशन से लागू होता है, जो बेसिकली बैंकिंग बिजनेस करते हैं, जो लोगों से पैसा लेके फाइनेंस करता है। ठीक है, तो ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो अगर बाई चांस मिस करके रखें आप, एक बार जरूर क्लास लेके मेरे से लिंक लेके, या फिर अगर आपके पास है प्ले लिस्ट वहां से भी देख सकते हैं। सिमिलरली मैंने आपको प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, इसके बारे में भी, कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के बारे में क्या प्रोविजंस है, स्पेशली फ्रॉम मेंबर्स। अगर कंपनी मेंबर से डिपॉजिट ले रहा है तो उसका क्या रूल्स है। ठीक है, सर्कुलर कैसे इशू करना है, अगर यहाँ ये सब चीज़ों में कोई फॉल्ट हो जाता है, अगर कुछ फॉल्ट हो जाता है तो फिर उसमें पनिशमेंट क्या है। ठीक है, तो ये चर्चा हुआ था। ठीक है, हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना सर?
हेलो। यस ओके, तो आज जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं सर, इसका नाम है प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय एलिजिबल कंपनीज। ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट वाइटल पॉइंट है। प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय एलिजिबल कंपनीज। पॉइंट इज दैट सर, एलिजिबल कंपनी क्या है, मतलब कौन डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक ले सकता है, कौन सा कंपनी पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे कि बैंक हमसे डिपॉजिट लेते हैं, हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, कंपनी भी वही करता है, पब्लिक से डिपॉजिट लेगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। इसी इसी कारण में पब्लिक उनके पास जाके उनको डिपॉजिट देगा। सर कितना सेफ है? सर सेफ है, कंपनी के रेटिंग पे डिपेंड करता है। रेटिंग मतलब क्रेडिट रेटिंग। क्या होता है सर क्रेडिट रेटिंग? सर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होते हैं जो कंपनी के बारे में, उसका क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में बोलता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसे डिपॉजिट बहुत ज़्यादा बहुत पॉपुलर, मतलब नॉर्मल नहीं है, मतलब जैसे डिवेंचर शेयर मार्केट जैसे जितना पॉपुलर होता है, फिर भी मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। जैसे मानो, अगर मानो कि आपको मार्केट से बॉन्ड लेना है, किसी कंपनी का बॉन्ड कंपनी ने इशू करके रखा है। ये मैं ऑलरेडी शेयर कैपिटल डिबेंचर चैप्टर में इसके बारे में बात करता हूँ, बट फिर भी यहाँ पर क्योंकि सवाल आएगा, ठीक है, इसलिए पहले ही थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। ये जो एलिजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट आता है सर, ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग। देख पा रहे हो सर, क्रेडिट रेटिंग। द कॉन्सेप्ट इज दैट ये क्रेडिट रेटिंग क्या है, व्हाट इज दिस क्रेडिट रेटिंग। मैं आपको क्या बोला कि कंपनी में डिपॉजिट जो जाएगा, पब्लिक जो कंपनी में डिपॉजिट करेगा, वो किस बेसिस में करेगा, क्या भरोसा है उसका। सर भरोसा देने के लिए रेटिंग एजेंसीज है जो भरोसा देता है। अब रेटिंग का मतलब होता है किसी कंपनी का मार्केट में लोगों से पैसा लेने के बाद उसको रीपे करने का ताकत कितना है उनमें, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। जैसे आप लोग सिबिल स्कोर के बारे में सुने हो सर? सिबिल स्कोर सुना है क्या? यस सिबिल स्कोर इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग होता है सर। ये भी एक संस्था है, ट्रांस यूनियन सिविल बोल के, अमेरिकन मल्टीनेशनल एक ग्रुप है, दुनिया भर में काम करता है। और ये जो सिविल कॉन्सेप्ट है, ये सिविल या क्रेडिट स्कोर, जब आप लोन लेने के लिए जाएंगे ना, तो बैंक आपका सिविल स्कोर चेक करता है। छोटा से छोटा लोन लेने जाओ, बात को समझो। ये चक्कर में आप लोग पढ़ोगे, आज नहीं तो कल पढ़ोगे। ऑलरेडी अगर कोई पढ़ गया इस चक्कर में, लोन के चक्कर में, तो शायद उनको पता हो। बट अगर आप अभी तक इस चक्कर में नहीं पढ़े, तो कोई बात नहीं, समय आएगा, चक्कर में मतलब आपको डाल देगा। क्या होता है सर, मानो आपको एक बेसिक लेवल में एक आईफोन लेना है, लेकिन आपके पास इतना कैश नहीं है कि आप आईफोन को कैश में ले लो। तो आप जाके बैंक में जाते हो, सॉरी शॉपिंग मॉल में जाते हो, और जाके बोलते हो कि हमको ईएमआई में लेना है। तो ईएमआई के लिए आप बजाज के दरवाजा खटखटाते हुए, बजाज खुद भी आता है, बजाज फिनसर्व, ठीक है, एचडीबी फाइनेंस बोल के, एचडीएफसी कंपनी का ही एक बड़ा फेमस कंपनी है, उसी का एक सिस्टर कंसर्न है, एचडीएफसी का ही एक सिस्टर सिस्टर कंसर्न है। ये सब कंपनी आ जाएगा आपके सामने। ये लोग क्या है, फाइनेंस करते हैं, कंज्यूमर फाइनेंस करते हैं। मतलब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्रेडिट वर्दीनेस समझाने के लिए कि ये रेटिंग जरूरी क्यों है। मतलब आपके मन में एक बड़ा सवाल चल सकता है सर, कि सर पब्लिक डिपॉजिट क्यों करेगा कंपनी में, सबसे बड़ा सवाल किस बेसिस में करेगा। ऐसे एलिजिबल कंपनीज का लिस्ट सेक्शन वाइज में बता देता हूँ, मतलब लिस्ट मतलब एक कंपनी एलिजिबल कैसे बनता है वो आगे आगे मैं बोलता हूँ लेकिन क्योंकि मैंने अभी क्रेडिट रेटिंग के बारे में थोड़ा बात करने का सोच लिया, क्रेडिट रेटिंग। लेकिन क्रेडिट रेटिंग को समझाने के लिए मैं पहले इंडिविजुअल बता रहा हूँ, फिर आपको कंपनी रेटिंग भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप बजाज फाइनेंस या एचडीबी फाइनेंस के पास पहुंचोगे, किसके लिए, कंज्यूमर लोन के लिए। मानो कि आप फ्लिपकार्ट से भी या अमेजन से कोई प्रोडक्ट ईएमआई में लेना चाहोगे, तो आप पहले ना देखोगे कि आपको ईएमआई, मानो आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, आप कंज्यूमर कार्ड से लेना चाहते हैं, तो आप ये सब कंपनी का जो कार्ड है ना, बड़ा सुविधा देता है सर, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा। वो सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगा। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, किसी इंडिविजुअल का क्रेडिट स्कोर
300 से 900 के बीच में होता है, जिसमें 750 प्लस अगर किसी का स्कोर होता है तो वो अच्छा होता है। लेकिन सर जिसने कभी लोन नहीं लिया उसका स्कोर तो कभी 750 होगा नहीं। यस दैट्स ट्रू। तो इन दैट केस आपका इनकम सोर्स देखा जाएगा कि आप कितना जेन्युइन सोर्स से इनकम करते हो और कितना रेगुलर करते हो, या फिर आपका बैंक अकाउंट में रेगुलर बेसिस में कितना पैसा रेगुलर बेसिस में हिट होता है। तो अगर आपका इनकम सोर्स अच्छा दिखेगा, स्पेशली जो सैलरीड होते हैं उनको थोड़ा जल्दी मिलता है। अगर सैलरी में दम है, मतलब रेगुलरिटी है, तो दे देता है सर, छोटा मोटा लोन दे देता है। अपना क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने के लिए, अपना लोन एलिजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप लोग छोटा छोटा मतलब लोन ले सकते हो। ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। अगर आप ऑनेस्टी के साथ अपने आप को रख पाते हो और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाते हो, तो आप अपने जितना भी आपका एज हो 17 18 प्लस जस्ट अगर आपका हो गया है, तो छोटा छोटा लोन अमाउंट आप ले सकते हो। हाँ भले ही आप पापा से लेके ही देना है आपको, अगर खुद कमा के भी दे सकते हो, आजकल बहुत लोग काम भी करते हैं। बट माई पॉइंट इज दैट कि अपना क्रेडिट स्कोर को कैसे इंप्रूव किया जाता है, छोटा छोटा लोन लो और लोन रीपे करते रहो टाइमली। छोटा छोटा लोन लो विदाउट एनी बाउंसिंग, टाइमली रीपे करते रहो। आप सोच भी नहीं सकते, अगर एक प्रॉपर लोन चुकता कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका सिविल स्कोर चंगा हो जाएगा। और एक बार सिविल स्कोर 750 प्लस लेवल में आ जाए तो आगे आपको और लोन के लिए किसी के दरवाजा खटखटाने का जरूरत नहीं होता है। कंपनी खुद आके बोलेगा कि भाई इसके लिए लोन ले लो, उसके लिए लोन ले लो, आप एलिजिबल हो, आप सिलेक्टेड हुए हो, बहुत बहुत बोलेगा। और बड़ा लोन के लिए भी बैंक आपको अच्छा सोचेगा सर। जब बड़ा लोन का जरूरत होगा 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़, ठीक है, तब भी आप बहुत ही एडवांटेजेस सिचुएशंस में रहोगे। ठीक है। नाउ सर, इसको बोलने के पीछे का रीजन, सर रीजन बस इतना है कि क्रेडिट रेटिंग, अब आपका क्रेडिट रेटिंग देख के इंडिविजुअल लोन आपको मिलता है। ठीक है, बिजनेस लोन मिल जाता है, हाउसिंग लोन मिल जाता है, कार लोन मिल जाता है, कंज्यूमर लोन मिल जाता है। तो कंपनी अगर आपका इंडिविजुअल रेटिंग देख के अगर आपको लोन दे सकता है, सिमिलरली जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है ना, जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है ना तो कंपनी का सिविल स्कोर नहीं होता है, उस हिसाब से कंपनी का क्रेडिट रेटिंग होता है। कंपनी का क्रेडिट रेटिंग होता है। जैसे एक देखो आप, ये देखो, ये REC Ltd, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IFCI, NHAI, IIFL, NHIT, ECL फाइनेंस, TCF फाइनेंस, बहुत सारा कंपनी है, लंबा लिस्ट है। अब इतना सारा कंपनी का मार्केट में क्या इशू हो रहा है बोले तो बॉन्ड इशू हो रहा है। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड मतलब कंपनी को चाहिए पैसा, लोन चाहिए उनको। हम या आप या कोई भी बड़ा कंपनी किसी और कंपनी को बॉन्ड, किसी और कंपनी का जो बॉन्ड है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इनको पैसा देंगे, हम इन्हें पैसा देंगे, जैसे मानो फेस वैल्यू बोला है 1000 टका। ध्यान से देखा, IIHFL का एक रेगुलर बॉन्ड है 1000 टका। रेगुलर मतलब टैक्स फ्री नहीं है, रेगुलर का मतलब होता है टैक्स फ्री नहीं है। N6 सीरीज, सीरीज का नाम है, बॉन्ड है सर। मैं डिपॉजिट में बात करता हूँ। अब 1000 टका फेस वैल्यू है, अगर मानो आपको मिनिमम एक लॉट में 10 बॉन्ड होता है मानो, तो एक एक लॉट में 10,000, मतलब 10 बॉन्ड का 1000 टका करके 10,000। बट कम से कम आपको 10 लॉट लेना पड़ेगा, या कम से कम आपको 2 लॉट लेना पड़ेगा मे बी। तो आप अगर कंपनी को 2 लाख भी देते हो, 3 लाख भी देते हो, 10 लाख भी देते हो, तो किस बेसिस में दोगे? व्हाट शुड बी द बेस? तो बेसिस या भरोसा क्या है? भरोसा है क्रेडिट रेटिंग, भरोसा है क्रेडिट रेटिंग। जैसे आप अगर देखें यहाँ पर देखो, जैसे इंडिया बुल हाउसिंग, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग किसी का AAA है, किसी का क्रेडिट रेटिंग AA+ है। क्या कौन सा कंपनी है रेटिंग के लिए? कभी क्रिसिल है, तो कभी IND है, तो कभी केयर है, अलग अलग नाम देख पा रहे आप। कभी नेगेटिव A+ नेगेटिव भी है, A+ नेगेटिव मतलब बहुत अच्छा नहीं। एक चीज गौर करें, जब आप देखेंगे कि मतलब रेटिंग कम है तो इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है। जब देखेंगे जैसे यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है, जैसे कभी देखो 8% इंटरेस्ट दे रहा है, तो कभी 7% दे रहा है, तो कभी 9% दे रहा है, तो आपको कभी 10% 11% ऐसा भी नजर आएगा।
कभी 10 मिलेगा, कभी 11 मिलेगा। जितना रेटिंग कम होगा उतना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कंपनी आपको ज्यादा देगा। रेटिंग जितना हाई होगा रेटिंग जितना हाई होगा परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट उतना कम होगा। अच्छा, रेटिंग हाई होने से सुविधा क्या है? आपका पैसा डूबने का चांसेस नहीं है। रेटिंग कम होने का क्या सुविधा है? सुविधा तो नहीं है, पर रेटिंग कम होने से आप हाई इंटरेस्ट चार्ज करोगे बिकॉज आपको डर है कि आपका पैसा डूब सकता है। तो रिस्क के लिए आप एक्स्ट्रा चार्ज करोगे, मतलब आप चार्ज नहीं करोगे, बेसिकली कंपनी खुद ही आपको प्रोवाइड के लिए रेडी हो जाएगा बिकॉज उनको बहुत नीड है पैसा का। अब बात को समझे सर। तो मैं इतना देर से ये बात इसलिए कर रहा था क्योंकि चाहे कंपनी बॉन्ड इशू करे चाहे कंपनी डिपॉजिट इशू करे, कंपनी को हम तभी पैसा देंगे जब कंपनी का क्रेडिट, मतलब क्रेडिट वर्दीनेस हमें ठीक लगे। और इनका क्रेडिट वर्दीनेस, कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस, जैसे इंडिविजुअल लेवल में सिविल स्कोर चेक करके बैंक लोन देता है, वैसा ही कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए अलग अलग रेटिंग एजेंसी है, जैसे कि क्रिसिल, केयर, आईसीआरए, आईएनडी, फिच, ये सब वर्ल्ड के जाने माने वाले रेटिंग एजेंसी है। इनका रिपोर्ट मायने रखता है। ओके, अब आगे देखो सर कि कौन एलिजिबल कंपनीज है जो डिपॉजिट पब्लिक से परमिशन मिलता है उनको लेने का, इन एडिशन टू देयर मेंबर, मतलब मेंबर डिपॉजिट के अलावा पब्लिक से भी ले सकता है। इट मींस नॉट ऑल द कंपनीज कैन एक्सेस द पब्लिक एट लार्ज फॉर रेजिंग डिपॉजिट, दो दे कैन एक्सेस डिपॉजिट फ्रॉम देयर मेंबर। सभी कंपनी मेंबर से तो ले ही सकता है, पर मेंबर के अलावा पब्लिक से हर एक कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सेक्शन 76 of the act and the companies rule 2014 deal with acceptance of deposit from public by eligible companies. The acceptance of deposit from public shall be subject to compliance with section 73 subsection 2 and the prescribed rule. सेक्शन याद रखना पड़ेगा क्या? सेक्शन ही तो सारा कुछ है सर, सेक्शन में ही तो लॉ का जिंदगी बसा हुआ है। अगर आप बोलोगे कि सेक्शन बिना हम लॉ को याद रखेंगे तो फिर लॉ रूठ नहीं जाएगा। तो लॉ को रूठना नहीं है सर, लॉ को उठाना नहीं है, ठीक है? नहीं तो लॉ बोलेगा रूठ ना जाना, ठीक है? सेक्शन के बिना कैसे लॉ याद रहेगा सर? अच्छा, नेट वर्थ और टर्नओवर का कुछ क्राइटेरिया है क्या सर? यस, देयर इज अ क्राइटेरिया ऑफ नेट वर्थ एज वेल एज टर्नओवर। अगर आपको पब्लिक से डिपॉजिट लेना, अ पब्लिक कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़, अगर आपको पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो आपका नेट वर्थ 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। और टर्नओवर का बात करें तो कम से कम 500 करोड़, उसके नीचे नहीं होना चाहिए। मैं एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पर्सन्स अदर देन इट्स मेंबर्स, मेंबर मतलब जो ऑलरेडी कंपनी का शेयर होल्डर है, उनको छोड़ के बाकी दूसरे से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। सच टाइप ऑफ पब्लिक कंपनी इज नोन एज एलिजिबल कंपनी। बोलो सर, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो ना? हेलो, कनेक्ट हो रहा है ना सर? समझ में आ रहा है ना? यस। पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशंस, जब भी कंपनी कोई बड़ा डिसीजन लेता है रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, हर बात में रेजोल्यूशंस। ये रिसेंटली हम लोगों ने एक टॉपिक का एक चैप्टर कंप्लीट किया, जिन्होंने नहीं कर पाया जरूर कंप्लीट कर ले एक बार, लिंक लेके। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बेसिकली जहाँ पर हम लोग कंपनी मीटिंग, प्री रिक्विजिट्स ऑफ मीटिंग, रेजोल्यूशंस, कैसे पास होता है रेजोल्यूशंस, कितना तरह का रेजोल्यूशंस, हाँ, बोर्ड रेजोल्यूशंस, शेयर होल्डर रेजोल्यूशंस, हाँ सर, स्पेशल रेजोल्यूशंस, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस, दिमाग खाने वाला रेजोल्यूशंस, बहुत सारा रेजोल्यूशंस पढ़े। बट हाँ सर, कंपनी जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेता है रेजोल्यूशंस तो चाहिए। तो जैसे डिपॉजिट के केस में क्या कहता है? एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल कंपनी कौन? जिसका कम से कम नेटवर्थ 100 करोड़ से कम नहीं और जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से कम नहीं। द एलिजिबल कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द प्रायर कॉन्सेंट, मतलब पहले से कॉन्सेंट ले लो बाय मींस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन रख लो, मतलब मेजोरिटी 75% फेवरेबल, मेंबर जो जितना कंपनी में है उनका 3/4 मेंबर, मतलब 75% मेंबर हाँ भरेगा, ऐसा होना चाहिए, फेवर में होना चाहिए इन जनरल मीटिंग एजीएम में। एंड आल्सो फाइल द सेट रेजोल्यूशन, जो भी रेजोल्यूशन पास होगा उसको रजिस्टर ऑफ कंपनीज में आरओसी में जमा करो, आरओसी में रेजोल्यूशंस को जमा करो। आरओसी कौन? सर सारा मैटर तो आरओसी को ही बोलना पड़ता है। कंपनी रजिस्टर होके कहाँ कहाँ उसका डिटेल्स रहता है? आरओसी में रहता है, आरओसी।
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इंडिया में हर एक स्टेट में, ये सब बेसिक्स में पढ़ाया है सर, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में ये सब डिस्कशंस हुआ है। इंडिया के हर एक स्टेट में एक एक करके आरओसी जरूर होता है। देयर इज टू स्टेट्स, दैट इज तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, जहां आपको दो दो आरओसी मिलेगा। कारण और कुछ नहीं, वहां पर कंपनी का संख्या ज्यादा है। ठीक है, कंपनी का संख्या ज्यादा है इसलिए। ठीक है, तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज में रेजोल्यूशंस बताओ। बिफोर मेकिंग एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, पब्लिक से डिपॉजिट का इन्विटेशन भेजने से पहले, पब्लिक को न्योता देने से पहले, न्योता है ना, डिपॉजिट का न्योता, न्योता मतलब हम लोग बंगाली में बोलते हैं निमंत्रण। ओके, तो पब्लिक को डिपॉजिट का इन्विटेशन देने से पहले सारे के सारे मैटर रजिस्टर ऑफ कंपनीज में जाके बता दो। However, an eligible company which is accepting deposit within the limit specified under section 180 subsection 1 clause C may accept deposit by means of an ordinary resolution. अगर कोई कंपनी 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी इस कैटेगरी में लिस्टेड है, तो इन दैट केस उनको स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी काम बनेगा। मतलब ग्रेटर देन 50% फेवरेबल मेंबर अगर आ जाए तो भी वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट था, याद रखें। मतलब एलिजिबल कंपनी में भी एक छोटा सा एक्सेप्शन। नॉर्मली आपको स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 75% मेंबर का हाँ चाहिए, बट अगर आप 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में स्पेसिफाइड कैटेगरी में आते हो, तो आपके केस में 50% मेंबर अगर आपके फेवर में वोट देता है कंपनी के फेवर में, तो कंपनी डिपॉजिट के लिए लड़ाई लड़ सकता है। अच्छा सर, क्रेडिट रेटिंग आ गया। अब तो इतना देर से मैं क्रेडिट रेटिंग के बारे में ही तो बोल रहा था। ये क्रेडिट रेटिंग क्या है, मैं आपको एकदम बहुत सारा चीज एकदम प्रैक्टिकल कोशिश किया आपको बताने के लिए कि क्या होता है क्रेडिट रेटिंग। बहुत जरूरी चीजें हैं क्रेडिट रेटिंग, बहुत जरूरी। स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करो, कंपनी में लोन प्रोवाइड करो, मतलब बॉन्ड दो, डिवेंचर दो, डिपॉजिट रखो, जो करना है करो, क्रेडिट रेटिंग का स्कोर बहुत जरूरी होता है। द एलिजिबल कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द रेटिंग इंक्लूडिंग इट्स नेट वर्थ। तो कंपनी जो रेटिंग जनरेट करेगा किस बेसिस में करेगा, जैसे कि आपको सिविल समझा रहा था, कंपनी जो सिविल स्कोर प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को, उसका क्या चेक करता है, नेट वर्थ चेक करता है, लिक्विडिटी चेक करता है। एग्जैक्टली तो कंपनी भी किसी बिजनेस का क्या क्या चेक करेगा, बैलेंस शीट चेक करेगा, कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट चेक करेगा। समझ में आ रहा है सर? एक कंपनी जब मार्केट में किसी को बोलेगा कि भाई हमको 10 लाख दो, हमको 20 लाख दो, हाँ, मामा घर का आबदार है क्या सर? हाँ, ऐसे मामा ने बोल दिया देना पड़ेगा, ऐसा बात थोड़ी है। कंपनी जब किसी से पैसा मांगता है, तो कंपनी में भी उतना दम होना चाहिए, तब जाके कंपनी मांग सकता है। जैसे अगर अदानी को कोई लोन दे रहा है, अगर अदानी किसी से डिपॉजिट मांग रहा है, तो अदानी के फाइनेंशियल रिपोर्ट में उतना दम होना चाहिए। जैसे अदानी का क्या चेक करता है जानते हो? ये रेटिंग एजेंसी में अगर आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, सीएमए बन रहे हो, आप लोग आगे जाके रिसर्चर का काम कर सकते हो। ये सब रेटिंग एजेंसीज में आप ही लोगों का जरूरत होता है, जिनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छा होता है, और साथ में जिनको फाइनेंशियल का प्रॉपर नॉलेज हो। नॉर्मली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस तो एक एडिशन है, बट सबसे बड़ा चीज आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट पढ़ना भी आना चाहिए, और उसके साथ साथ इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में मैनिपुलेशन नहीं है। मैनिपुलेशन समझते हो? मतलब जिसको जबरदस्ती बनाया गया है। ठीक है, इसको कैसे समझ में आता है जानते हो? इसके लिए आपको रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशंस के साथ बहुत जोड़ना पड़ता है, तब जाके आप कर सकते हो। ऐसे ऑडिटर को बनाया गया है सर, फाइनेंशियल ऑडिटर इज देयर, द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड फर्म या ऑडिट फर्म, जो ऑडिट करके कंपनी के बारे में रिपोर्ट देता है। बट सर, तो फिर ऑडिट रिपोर्ट इनफ नहीं है, क्रेडिट रेटिंग का चाहिए, या ऑडिट फर्म कंपनी के बारे में बता नहीं सकता? सर बता सकता है, लेकिन क्या है ना, हर स्टेज में ऑथेंटिसिटी बढ़ जाता है। एवरी स्टेज में ऑथेंटिसिटी का जरूरत और बढ़ जाता है। तो जितना स्टेज बाय स्टेज एनालिसिस मांग रहा है, उतना ऑथेंटिसिटी मांग रहा है। सर अगर हर चीज में डुप्लीकेसी है तो हर स्टेज में, सर तब किस्मत खराब और क्या।
तब किस्मत खराब बोलना छोड़ के और कुछ बोल नहीं सकते। तो जो भी हो, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, कंपनी का जो बैलेंस शीट है, कंपनी का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, एसेट लायबिलिटी सिचुएशंस है, यहाँ से कंपनी का नेट वर्थ के बारे में आइडिया किया जाएगा। अब ये आइडिया हम नहीं, बड़े बड़े रेटिंग एजेंसीज करेगा। जैसे कि चलो मैं आपको थोड़ा सा क्रिसिल के बारे में बताता हूँ। ठीक है, क्रिसिल ऑलरेडी मार्केट में भी लिस्टेड कंपनी है, इसका भी शेयर बहुत दौड़ता है सर। लास्ट 5 साल में आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ पहुंचा है। बट अभी क्रिसिल के बारे में, बस क्रिसिल के साइड में जाना है सर। क्रिसिल 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 का साइट ये crisilratings.com, कैपिटल मार्केट कंपनी है। रिसर्च करते हैं, कंपनी का रिपोर्ट रिसर्च करके पब्लिक के सामने, बड़े बड़े बैंक के सामने उजागर करता है, उनको बोलता है, कंपनी खुद उनके पास जाते हैं कि भाई मेरा रेटिंग निकालो। कंपनी खुद उनके पास जाते हैं और जाके पूछते हैं मेरा रेटिंग निकालो। तो कैसे निकालेगा रेटिंग, मैं आपको वही तो बताने का कोशिश कर रहा हूँ तब से। कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का पीएल, कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, वहां से। ऐसे तो ये कि यूएस का एक बड़ा कंपनी का कॉन्सेप्ट ये करता है। आप चाहो तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ाई कर सकते हो। देखो सर, जानकार बनो, सतर्क रहो। तो नेट वर्थ चेक करेगा, लिक्विडिटी चेक करेगा। लिक्विडिटी मतलब कंपनी का पे ऑफ, मतलब जो भी उसका मार्केट लायबिलिटी है उसको रिपे करने का दम है कि नहीं। एबिलिटी टू पे इज डिपॉजिट ऑन ड्यू डेट, मतलब पब्लिक से ले लेगा पैसा, पर जब ड्यू डेट आएगा तब क्या बोलेगा, बाबा जी का ठुल्लू। नहीं सर, हाँ, या ठन ठन गोपाल, सुने हो ना, ये सब बोलते हैं लोग। हाँ, बोलते कुछ नहीं है उसके पास ठन ठन गोपाल। अरे ठन ठन गोपाल बोलने से नहीं होता है, लेने के टाइम पे कहाँ थे भाई। जब पैसा लेने की बारी आया तब तो तुम बड़ा हाथ फैला के ले लिए, अब जब देने का बारी आ रहा है तब बोल रहे हो मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, फिर फ्रॉड करते हो इसीलिए। ना तो बाबा जी का ठुल्लू और ना ही ठन ठन गोपाल, कुछ बोलने से नहीं चलेगा सर, देना पड़ेगा। तो फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मैं बात किया ऑलरेडी, मैं आपको नाम सुना दिया, ऑलरेडी आपको मैं नाम सुना दिया, दिखा भी दिया। द गिवन रेटिंग विच इंश्योर्स एडिक्वेट सेफ्टी shall be informed to the public at the time of invitation of deposit from the public. Further, the rating shall be obtained every year during the tenure of deposit. जितना दिन डिपॉजिट रहेगा, रेटिंग उतने दिन हर साल ऑब्टेन करना पड़ेगा। दूसरे का पैसा लेके बिजनेस करने का झमेला है सर। बट सर जो बड़ा काम करता है ना, वो बड़ा बड़ा झमेला भी लेना जानता है। एज पर रूल 3 सबसेक्शन 8, copy of the credit rating which is being obtained at least once in a year shall be sent to register of companies. अब ये जो रेटिंग एजेंसी का रिपोर्ट लिया ना, सेक्शन रूल 3 सबसेक्शन 8 कहता है कि जो रिपोर्ट तुमने लिया ये आरओसी में जमा कर दो। सर कैसे जमा होता है, सर जब आप लोग कंपनी फाइलिंग का काम सीखोगे ना, तब आप लोग ऐसे ही सीख जाओगे। ऐसे अगर आप मुझे पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, mca.government.in में जाओ, ऑनलाइन सारा काम इसके थ्रू से ही होता है। ये मोदी जी का इमेज देख के समझ में आ रहा है सर कि ये सरकारी साइट है। यहाँ पर ये जो एमसीए सर्विसेज है ना, इसके अंदर आप जाओगे ना, ये देखो यहाँ पर आपको आरओसी भी दिखेगा, आरओसी भी दिख जाएगा। आरओसी का जो भी काम वगैरह है इसके थ्रू से जाके ये सब काम करते करते सीख जाओगे। ठीक है, मतलब जब भी आप ट्रेनिंग करना स्टार्ट करोगे काम में, तो ये सब चीज़ आपको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर आरओसी का काम, एमसीए सर्विसेज, ये देखो डीएससी सर्विसेज, एलएलबी सर्विसेज, कंपनी ई फाइलिंग। ठीक है, कंपनी सर्विसेज में जाओ, अब नीचे देखो कंपनी नेम चेक करना, इनकॉर्पोरेट करना, डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विस, इसी के अंदर हो जाता है सर। ठीक है, ये देखो रजिस्टर योर कंपनी, ठीक है, क्लोज योर कंपनी, कंपनी फॉर्म डाउनलोड, रजिस्टर योर एलएलपी, क्लोज योर एलएलपी, सब कुछ इसी के थ्रू से होता है। ओके, ठीक है, अभी जरूरी नहीं है, कभी कभी मेरा थोड़ा शौक होता है आप लोगों को दिखाने का, तो मैं थोड़ा घूमने चला जाता हूँ, बट आपको समझाने के लिए और कुछ नहीं।
तो क्रेडिट रेटिंग जो भी आप लेते हो, आप देखो रूल 3 सबसेक्शन 8 क्या बोलता है, डीपीटी 3 में, मतलब डीपीटी कहाँ से आया, डीपीटी मतलब डिपॉजिट, ये फॉर्म नंबर है, कंपनी अलग विद रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट जो है वो डीपीटी 3 के थ्रू से आपको आरओसी में जमा करना है। अब देखो कंपनी लॉ क्या है, कंपनी लॉ जैसे एक कंपनी सेक्रेटरी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सीएमए, इनको कंपनी लॉ का क्या जरूरत है जानने का, ताकि जब कंपनी में आप काम करते हो, जिस कंपनी में आप जॉब करोगे या जिस फार्म के लिए आप कंपनी का काम संभालोगे, जिस फार्म के थ्रू से आप कंपनी का काम संभालोगे, आपको प्रॉपर कंप्लायंस आना चाहिए। तो कंप्लायंस मतलब जरूरी फॉर्म सबमिट फॉर द जरूरी काम, मतलब जो भी कंपनी का नियम है एज पर द रूल्स, जो बोल रहा है वो करना है। अब आप लोग बोलोगे कि हम पढ़ने के टाइम पे बड़ा चूजी होके पढ़े थे, चूजी होके पढ़ना समझते हो, नहीं हम ना इतना सारा पॉइंट नहीं पढ़े थे, वो बस देख लिए थे साल का 4 साल का, वही देख के आ गए थे, इतना नॉलेज नहीं। तो फिर बोलेगा भाई तब तो यहाँ क्या कर रहे हो, घर जाओ। तो बेसिकली कहना यही चाहता हूँ सर कि मैटर को समझो कि क्यों है किस लिए है, नहीं तो कभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आगे जाके खुद का लड़ाई खुद को लड़ना पड़ेगा। फर्दर क्रेडिट रेटिंग शैल नॉट बी बिलो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग, ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग एक होता है, तो वो बोल रहे हैं सर मिनिमम द क्रेडिट रेटिंग शैल नॉट बी बिलो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग और अदर स्पेसिफाइड क्रेडिट रेटिंग फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट, इट शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी वन ऑफ द अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंडिया में जो अप्रूव्ड रेटिंग एजेंसीज है उन्हीं से करवाना पड़ेगा, एज स्पेसिफाइड फॉर एनबीएफसी, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन द एनबीएफसी acceptance of public deposits as per the रिजर्व बैंक के डायरेक्शंस के हिसाब से एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो एनबीएफसी मतलब जैसे जो बैंक है वैसा ही एनबीएफसी लॉ नॉर्मली सीएस में ग्रुप 2 में है, और बाकी सीएमए सीए वाले सब फाइनल लेवल में पढ़ते हैं एनबीएफसी लॉ। तो तब मैं एनबीएफसी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा। ऐसे एनबीएफसी इतना तो आप लोग जानते हो, जो बैंक तो नहीं है बट लोगों को लोन देते हैं, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं फिर आपका नॉर्मल लोन भी प्रोवाइड करते हैं, कार लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं सर, नाम भी आप लोग जानते हो, आदित्य बिरला होम फाइनेंस, आदित्य फिर आपका चोलामंडलम फाइनेंस, ठीक है, बहुत सारे कंपनीज है, एनबीएफसी का लाइन लगा गया है आजकल, तो बैंक से ज्यादा एनबीएफसी नजर आता है मुझे, बहुत लाइसेंस दे रहा है आजकल एनबीएफसी को आरबीआई। अच्छा अब बात करते हैं सर, जो भी डिपॉजिट पब्लिक कंपनी पब्लिक से लेगा, चार्ज क्रिएशन ऑन एसेट्स नेसेसरी इफ द डिपॉजिट्स आर सिक्योर्ड। अब ये आप लोग जानते हो, चार्ज के बारे में मैं पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ, चार्ज का मतलब होता है जब कोई कंपनी किसी से कोई डिपॉजिट या किसी से कोई लोन लेता है, तो उस पर्टिकुलर बंदे को या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे कंपनी अपना कोई एसेट्स को मॉर्टगेज कर देता है। चार्ज क्रिएट करना मतलब मॉर्टगेज क्रिएट करना, ठीक जैसे थोड़ा सा घुमा के सोचो तो समझ जाओगे, आप बैंक में जा रहे हो लोन लेने के लिए, बैंक आपको बोल रहा है कि लोन तो देंगे बट अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी, मतलब आपका घर है, आप बोलते हो हाँ घर है तो घर का पेपर लाइए, घर का पेपर हम मॉर्टगेज करके रख लेंगे, फिर आपको लोन दे देंगे सिक्योरिटी के तौर पे। अगर बाई चांस मानो कि आपको लोन चाहिए 30 लाख का, बैंक बोलता है कि आपका अगर घर है तो घर के बेसिस में, आपकी प्रॉपर्टी के बेसिस में हम आपको लोन दे देंगे, तो आप बैंक के पास अपना प्रॉपर्टी लेके, प्रॉपर्टी का पेपर लेके जाते हो, फिर बैंक का वैल्यूअर जाके, बैंक का जो वैल्यूअर होगा ना, बैंक का वैल्यूअर आपका घर देखने जाएगा, पेपर से थोड़ी ना सब कुछ समझ में आएगा सर, कहाँ है आपका घर, किस एरिया में है, उस एरिया में प्रॉपर्टी का क्या वैल्यूएशन है। अगर आपका प्रॉपर्टी वैल्यू 30 लाख से ज्यादा है ना, 30 लाख होगा तो 30 लाख तो लोन आपको नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। अगर आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू मानो कि सिंपल एग्जांपल लेते हैं 40 लाख है, उस एरिया में जितना उम्र आपका प्रॉपर्टी का हुआ है उस हिसाब से वो देख रहे हैं कि 40 लाख का प्रॉपर्टी है और आपको 30 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक बोलेगा ठीक है चलो 10 लाख हम लोग मैनेज कर लेंगे, तो मैं भी दे सकता है 80%, 75%, 80% तक बैंक मतलब मार्जिन गैप रखता है। अब पॉइंट इज दैट ये जो प्रॉपर्टी का पेपर बैंक अपने पास रख के आपको लोन दे रहा है, तो बैंक बेसिकली
सिक्योर्ड लोन दे रहा है कि अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है? प्लीज बोलो सर। सिक्योर्ड लोन। सिमिलरली कंपनी में भी डिपॉजिट का ऐसा ही सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड कॉन्सेप्ट होता है। हमको अगर कंपनी में डिपॉजिट करना है या किसी दूसरे कंपनी को किसी दूसरे कंपनी में डिपॉजिट करना है, मानो एक कंपनी दूसरे कंपनी में डिपॉजिट कर रहा है या फिर हम किसी कंपनी में डिपॉजिट कर रहे हैं तो कंपनी में अगर मैं 10 लाख डिपॉजिट कर रहा हूं तो उस 10 लाख के बदले कंपनी मेरे नाम पे कोई एसेट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्रिएट ए चार्ज ऑन इट्स एसेट्स। मतलब दुर्दिन की घड़ी में, दुर्दिन समझते हो, जब कंपनी का खराब दिन आएगा, अगर कंपनी मार्केट में अचानक इंसॉल्वेंट सिचुएशंस में पड़ जाता है, जैसे रिसेंट लेवल में कुछ कंपनीज का ऐसा हालत हुआ है, जैसे बिग बाजार है ना, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशंस, मुकेश अंबानी का भाई का कंपनी है ना, एग्जाम्पल के तौर पर जब कंपनी का दुर्दिन आएगा, अगर कंपनी उस टाइम पे रिपे नहीं कर पाएगा तो हमारा कुछ हक तो बनता है, तो तब कंपनी का वो एसेट बेच बाच के कंपनी हमको वो पैसा देगा। द अमाउंट ऑफ चार्ज शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। जितना अमाउंट का एक्सेप्टेड डिपॉजिट एक्सेप्ट कंपनी ने किया, चार्ज जो है या तो उससे ज्यादा हो या तो उसके इक्वल, उससे कम नहीं होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ चार्ज शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। मतलब कंपनी ने अगर आपसे 10 लाख लिया है तो कम से कम 10 लाख वैल्यूएशन का कोई एसेट आपके नाम पे चार्ज क्रिएट कर दे, या उससे ज्यादा 10 लाख या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 लाख। पर 10 लाख से कम कोई एसेट, 10 लाख वैल्यूएशन से कम का एसेट आपके नाम पे चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता। द चार्ज शैल बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द डिपॉजिट होल्डर। किसके नाम पे होगा? जिन्होंने डिपॉजिट किया है। इसमें क्या पूछने वाला बात है, जो भी एज पर रूल्स है होगा। In respect of creation of security, Rule 6 states that the company accepting secure deposit shall create security by way of charge on its tangible assets only। और जो भी चार्ज क्रिएट करेगा वो कंपनी के टेंजिबल एसेट्स पे क्रिएट करेगा। टेंजिबल मतलब, अरे टेंजिबल मतलब जिसको छू सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हाँ, हैं। मतलब कंपनी का कोई फिजिकल, वेरी गुड सर, बिल्डिंग, मशीनरी, फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी में होगा, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी में नहीं। मतलब कंपनी के एसेट्स, एसेट्स में कंपनी का गुडविल भी नजर आता है, कॉपीराइट, ये सब भी नजर आता है। कभी बैलेंस शीट चेक करोगे ना तो बहुत कुछ नजर आता है। पता नहीं ये यहाँ नजर आएगा कि नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट बैलेंस शीट तो नहीं है, ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। अगर आप कंप्लीट बैलेंस शीट चेक करोगे ना कंपनी के रिपोर्ट में, जैसे ये अदानी का है, अगर मैं एसेट्स में देखता हूँ, टोटल रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्री है, अदर करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स में नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, टोटल डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स कुछ नहीं है, डिपॉजिट्स होने से वो भी दिखता है। अकाउंट्स पेएबल 18277 का। अच्छा, यहाँ पर टेंजिबल्स इंटेंजिबल्स के बारे में कुछ बोला नहीं है सर, ठीक है। अदर करंट एसेट्स में भी चेक किया जा सकता है। ये बेसिकली मैं बोला ना, तो ये एक्चुअली ये देखो, वो है सर, है मिला मिला सर, मिला। कहाँ मिला बोलो तो? ये देखो, गुडविल्स एंड इंटेंजिबल्स दिख रहा है। हेलो, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो अगर अदानी एंटरप्राइज का गुडविल का वैल्यूएशन देखो, लेटेस्ट में कितना बता रहा है? 300 करोड़ का। गुडविल्स एंड इंटेंजिबल जो भी है उसके पास, उसका वैल्यू बता रहा है 300 करोड़ का। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अच्छा, उससे पहले वाला साल में 151 करोड़ का था, उससे पहले वाले साल में 139 का था, उससे पहले में 54 का था, उससे पहले 79 का था। तो गुडविल का वैल्यूएशन चेंज होता है। अब गुडविल वैल्यूएशन एक अलग टेक्निक है, ये आप लोग अकाउंट्स में सीखते हो, ठीक है, या फिर अभी नहीं सीखे हो तो बाद में जरूर सीखोगे, ठीक है। गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, जब एक कंपनी इंसॉल्वेंट हालत में आएगा और कंपनी अपना एसेट बेच के आपको रीपे करेगा, तो जब इंसॉल्वेंट हालत में आएगा तब उसका गुडविल का सिचुएशन क्या रहेगा? आज अगर अदानी 300 करोड़ के गुडविल में है और कल अगर अदानी का गुडविल में सवाल उठता है
और कंपनी अगर दिवालिया कैटेगरी में आ जाता है, दिवालिया कैटेगरी मतलब इंसॉल्वेंट कैटेगरी, बैंकरप्टेड कैटेगरी, ठीक है, कंपनी बंद हो जाएगा, तब ये 300 करोड़ का गुडविल 300 करोड़ का दिखेगा सर। हाँ, मे भी नेगेटिव हो सकता है ना, जीरो में आ जाएगा। तो इंटेंजिबल्स पे सिक्योरिटी कैसे क्रिएट करेगा? इंटेंजिबल्स पे सिक्योरिटी क्रिएट करना बहुत ही चिंता बात है, बहुत ही चिंताजनक बात है। मतलब कंपनी का आज गुडविल है, फिर कल गुडविल होगा कि नहीं होगा, इसका कोई श्योरिटी नहीं है। और जिस कारण में आप मॉर्गेज क्रिएट कर रहे हो, जिस कारण से आप आज मॉर्गेज क्रिएट या चार्ज क्रिएट कर रहे हो, आज तो गुडविल है ठीक है, पर कल किसने देखा? जैसे गाना है ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, सुने हो ना, किशोर कुमार का बड़ा फेमस गाना था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, अब आगे बहुत सुंदर सा एक बोलते हैं, उर्ली उर्ली हो ऐसा करके। हाँ, बहुत अच्छा लगता है गाना। बहुत दिन सुना नहीं, आप लोग पूछे तो थोड़ा सा बोलते बोलते आ गया सर, लेकिन आप समझ गए ना। द कंपनी कैनॉट क्रिएट चार्ज ऑन इंटेंजिबल्स। क्यों? इसका जवाब मैं इतना देर से दे रहा था। कंपनी कैन नॉट क्रिएट चार्ज ऑन इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क। हाँ, आज आपका ट्रेडमार्क में दुनिया जलता है जब आपके ट्रेडमार्क में दुनिया जले, जलना मतलब जेलस, ठीक है, देखो कितना बड़ा कंपनी बना दिया। जब तक आपके ट्रेडमार्क में दुनिया जल रहा है, मतलब दुनिया जेलस फील कर रहा है, तब तक जानो कि आपका गुडविल का वैल्यूएशन हाई है। जिस दिन आपकी गुडविल में दुनिया जेलस नहीं, दुनिया बात करना बंद कर देगा, तब आप समझ लेना कि आपका गुडविल का वैल्यू कहाँ चला गया। ये मेरा सिंपल सा बात, मतलब सोल्यूशन। अब बिग बाजार कितना लोग आज बिग बाजार के बारे में बात करता है? आई थिंक धीरे धीरे बिग बाजार के बारे में बात करना बंद हो गया। आज इसका ब्रांड लोगो कोई दाम है सर? नहीं है। नो। लेकिन एक समय था, इस ब्रांड को देख के हम लोग पागल होते थे। हाँ, हाँ, पागल मजनू दीवाना, बिग बाजार देख के पागल हो जाते थे कितना सारा लोग। मैं खुद, मुझे याद है, हम लोग के वहां पर जब फर्स्ट टाइम बिग बाजार आया था, तो बिग बाजार जाने के लिए हम लोग कितना तरसते थे, आपको क्या बताओ। आज वो बात नहीं है। जो भी हो, समय बदल जाता है सर, समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है, इसीलिए रूल भी इसी हिसाब से फिक्स किया गया। जिंदगी का रूल है, जिंदगी का रूल उसूल फॉलो करके ही लॉ को चलना पड़ता है। लॉ कोई बाहरी प्लेनेट से थोड़ी ना है। टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी शुड नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड एंड इंटरेस्ट पेबल देयरऑन। जो सिक्योरिटी का वैल्यू आपके सामने जोड़ रहा है आपके एसेट के साथ, द टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी शुड नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। अगर आप 20 लाख का डिपॉजिट रखे हो, तो जो सिक्योरिटी है उसका वैल्यूएशन along with the interest payable thereon, अगर कुछ भी इंटरेस्ट अमाउंट भी है, जोड़ जाड़ के डिपॉजिट से ज्यादा ही होना चाहिए, कम तो नहीं होना चाहिए। द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट सब्जेक्ट टू चार्ज शैल बी असेस्ड बाय ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर। मैं आपको अभी बता रहा था ना, जब बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है, तो बैंक अपना वैल्यूअर आपके घर में भेजता है। बैंक अगर आपको 30 लाख का लोन देगा, तो बैंक आपके घर, आप अपना घर को मॉर्गेज रख के लोन लेना चाहते हैं, अपना जमीन को मॉर्गेज रख के लोन लेना चाहते हैं, तो वैल्यूअर आएगा। वैल्यूएशन करने का कुछ टेक्निक है। अब वैल्यूएशन करने का टेक्निक कौन पढ़ाता है सर? सर, देयर इज एन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इन्हें एक्चुअरीज बोलते हैं। मैं शायद कभी बोला क्लास में, फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया। ये जैसे आप लोग सीए इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, सीएस में पढ़ते हो, सीएमए में पढ़ते हो, वैसा ही एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ से बड़े बड़े वैल्यूअर निकलते हैं सर, सरकारी है, इसका भी पेपर्स वगैरह होता है, वैल्यूएशन, मतलब यहाँ से वैल्यूअर निकलता है सर। जो लोग बाहर निकल के बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम करते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन का काम सबसे ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी में होता है। आज आज इस बिल्डिंग टूट गया, कल वो गाड़ी, उस गाड़ी को एक्सीडेंट कर दिया, अरे भाई एक्सीडेंट कर दिया ठीक है, लेकिन जो क्लेम होता है, वो क्लेम का वैल्यूएशन कौन करेगा? वैल्यूअर। ठीक है, एक्चुअली बनने का पूरा रूल्स रेगुलेशंस आप जाके चेक कर सकते हो।
बस इतना जानो कि जिसका मोटा मोटी मैथमेटिकल सेंस थोड़ा अच्छा है, अलग विद कॉमर्शियल सेंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब, उनको ये सब पेपर क्लियर करने में सुविधा होता है। ठीक है सर, इतना सारा बात जान के क्या फायदा? फायदा, फायदे का बात ना ही करो तो अच्छा है। जिंदगी में फायदा बोल के कुछ होता नहीं है। जो मिले वो फायदा, जो ना मिले वो भी फायदा। The market value of assets subject to charge shall be assessed by a registered valuer। ठीक है। तो सिक्योरिटी शैल भी, अच्छा वैल्यूएशन में चार्टर्ड भी काम करते हैं। सीएमए वगैरह भी काम करते हैं। सीए सीएमए ये लोग वैल्यूअर का काम करते हैं। बिजनेस वैल्यूएशंस में सीए सीएमए का भी बहुत जोर का जरूरत पड़ता है। एक्चुअलीज उसका मार्केट वैल्यू के ऊपर काम करते हैं, बट फाइनेंशियल वैल्यूएशन तो सीए सीएमए से बेहतर कौन जाने से। और लीगलिटीज चेक करने के लिए सीएस को रखा जाता है। टीम है पूरा, एक्चुअली सीए सीएमए सीएस टीम बन के काम करता है। जरूरत पड़ने में इंजीनियर, लॉयर, सब चाहिए होता है। सिक्योरिटी शैल बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ए ट्रस्टी, पॉइंट टू बी नोटेड। ट्रस्टी कौन? ट्रस्टी कौन? सिक्योरिटी शैल बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ए ट्रस्टी फॉर द डिपोजिटर्स ऑन स्पेसिफिक मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। डिपोजिटर जो डिपॉजिट करेगा ना, इनके फेवर में बात करने के लिए एक ट्रस्टी बोर्ड बनाया जाएगा, जो डिपॉजिटर के फेवर में काम करेगा कि कंपनी डिपॉजिटर का पैसा ठीक ठाक से इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंपनी डिपॉजिटर को भूल तो नहीं जा रहा है। जैसे पब्लिक, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी भी ट्रस्टी बना के काम करता है। ट्रस्टी बना के, जैसे टेम्पल ट्रस्ट, चर्च, गिरजा ट्रस्ट बन के चलता है ना सर, ट्रस्टी बोर्ड होता है। मंदिर का पैसा सही जगह में इस्तेमाल हो, इसलिए सरकार, जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, तिरुपति बालाजी, स्वर्ण स्वर्ण मंदिर, मतलब हरमंदिर साहिब, अमृतसर स्वर्ण मंदिर, फिर आपका दक्षिणेश्वर टेम्पल, कालीघाट टेम्पल, जो भी बड़े टेम्पल, मंदिर, मस्जिद, गिरजा के बारे में आप लोग जानते हो, सुनते हो, यहाँ पर भी ट्रस्टी होता है। करता क्या है? अरे सर, जो पब्लिक डोनेशन मिलता है, वो ट्रस्ट जो चलता है, वो सही 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 ढंग से काम करे। Exactly, the security shall be created in favor of trustee for the depositors on specific movable and immovable property of the company, ताकि कंपनी का पैसा सही ढंग से डिपोजिटर्स के लिए यूज हो और डिपोजिटर को भी टाइम पे उनका पैसा मिले, और जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो किया जाए। यही पर्पस है। 10 year for which deposits can be accepted. The company is not permitted to accept or renew deposits. Company is not permitted to accept or renew deposit, whether secured or unsecured, which is repayable on demand or is less than 6 months. मतलब कंपनी 6 महीने का कम का डिपॉजिट नहीं ले सकता। रिपेबल ऑन डिमांड मतलब, जैसे हम लोग बैंक में सेविंग्स अकाउंट करते हैं, उसको डिमांड अकाउंट भी बोलते हैं। मतलब जब मर्जी हम जाके उठा सकते हैं। तो 6 महीने से नीचे का नहीं होता है, ऊपर का होता है। कम से कम 6 महीना। मैक्सिमम पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट कैन नॉट एक्सीड 36 months। मैक्सिमम पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट 36 महीने से ज्यादा नहीं होगा। तो मिनिमम 6 महीने पीरियड का डिपॉजिट, मैक्सिमम 36 महीने तक जाएगा, मतलब 3 साल। Exception to the rule of tenure of 6 months, for the purpose of meeting of any of its short-term requirement of funds, the company may accept or renew deposit for repayment earlier than 6 months, subject to the condition. कभी कभी स्पेसिफिक सिचुएशन वाइज कंपनी को फंड का जरूरत अगर पड़ जाता है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, तो इन दैट केस कंपनी 6 महीने से पहले रीपेमेंट कर सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट such deposits shall not exceed 10% of the aggregate of the paid up share capital. कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, सॉरी सर,
खांसी अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, कंपनी का टोटल जो पेड अप शेयर कैपिटल है, तो जितना कैपिटल कंपनी के पास शेयर होल्डर से मिला है पेड अप, बाकी वाला नहीं, पूरा का पूरा पेड अप, उसका 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल ही नहीं, कंपनी के पास जो फ्री रिजर्व है, कंपनी के पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या, जब कंपनी शेयर इशू किया था उस टाइम पे कंपनी जो प्रीमियम भी रिसीव किया है, मतलब अगर 100 का शेयर है और कंपनी गुडविल के कारण कंपनी प्रीमियम में इशू किया था, फिर भी कंपनी को लोग पैसा दिया था। अगर 100 का शेयर 150 में भी कंपनी बेचा है मार्केट में, तो 50% प्रीमियम है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है। तो पेड अप कैपिटल, शेयर फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, ध्यान में बात को रखना सर। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, तीनों मिला के जितना अमाउंट होता है डिपॉजिट का अमाउंट, उससे 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कंपनी के लिए 6 महीने का कम वाला रूल एप्लीकेबल करने के। And such deposits are repayable only on or after the 3 months from the date of such deposits or renewal. The deposits are repayable, कंपनी उसको रीपे करेगा only on or after 3 months from the date of such deposits or renewal. जब कंपनी अगर रिन्यूअल करता है या डिपॉजिट भी कर लेता है, उसके 3 महीने बाद कंपनी को उसको रीपे कर देना है। लेकिन वो 10% ऑफ दी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपीपी, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर बोलो, समझ में आ रहा है? हेलो, यस यस सर, ओके सर। सर अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर के लिए मैं भी ऑलरेडी मैं अभी कुछ देर पहले ही बोल रहा था, फॉलोइंग प्रोविजंस आर रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व्ड इन दिस रेस्पेक्ट। वन और मोर ट्रस्टीज फॉर डिपॉजिटर्स नीड टू बी अपॉइंटेड बाय कंपनी फॉर क्रिएटिंग सिक्योरिटी ऑफ द डिपॉजिट्स। A written consent shall be obtained from the trustees before their appointment. ट्रस्टी अपॉइंट करने से पहले उनका रिटन कंसेंट लेना पड़ता है। रूल है, नियम है, लिखित दीजिए कि आप ट्रस्टी में आ रहे हैं, नहीं तो बाद में बोलेगा नहीं हम ट्रस्टी नहीं है। कोई आम आदमी नहीं रहता है ट्रस्टी में, बड़े बड़े लोग रहते हैं। A statement shall appear in the circular or advertisement with reasonable prominence to the effect that the trustees of the depositors have given their consent to the company for such appointment. जो भी स्टेटमेंट वो लोग देते हैं उनको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है with reasonable prominence to the effect that trustee for depositors have given their consent, अपना ओपिनियन दिया है कंपनी को फॉर सच अपॉइंटमेंट। ठीक है, उसको लिखित में बताना पड़ता है, उसका एडवर्टाइजमेंट को सर्कुलेट भी करना पड़ता है, तभी जाके कंपनी डिपॉजिट का जो डिपॉजिटर्स का ट्रस्टी को अपॉइंट कर सकते हैं। इसको किस फॉर्म में रखा जाता है सर, कौन सा फॉर्म सबमिट करना पड़ता है? The company shall execute a deposit trust deed in form DPT2, DPT मतलब deposit 2, at least 7 days before issuing a circular or circular in the form of advertisement. No person including a company that is in the business of providing trusteeship service shall be appointed as a trustee for the depositors. Point to be noted. No person including a company जो ट्रस्टीशिप सर्विस का बिजनेस करता है shall be appointed as a trustee for the depositors. If the proposed trustee, अगर proposed trustee is a director, key managerial personnel or any other officer or an employee of the company or its holding subsidiary or associates company or a depositor of the in the company. बात को समझे, no person including a company that is in the business of providing trusteeship service shall be appointed as a trustee for the depositors. If the proposed trustee, मतलब जिनको ट्रस्टी के तौर पे आप नियोग करना चाहते हो, कंपनी में डायरेक्टर है, वो केएमपीज है, मतलब सीएस सीएमए है, या फिर कोई दूसरा ऑफिसर्स है जो कंपनी में एम्प्लॉय है ऑफ द कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग,
या किसी दूसरे कंपनी का ही किसी होल्डिंग कंपनी में एम्प्लॉई है, कंपनी का ही किसी होल्डिंग में एम्प्लॉई है, कंपनी का किसी सब्सिडियरी में एम्प्लॉई है, कंपनी के कोई एसोसिएट कंपनी में एम्प्लॉई है, या फिर वो खुद कंपनी का डिपोजिटर भी है, आप उसे ट्रस्टी के तौर पे प्रपोज नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसे आप ट्रस्टी बोर्ड में नहीं रख सकते? जो कंपनी के प्रति लायबल है, इज इंडेप्टेड टू द कंपनी, या फिर कंपनी के किसी सब्सिडियरी के पास उनका लायबिलिटी है, किसी एसोसिएट के प्रति उनका लायबिलिटी है, किसी सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी में लायबिलिटी, मतलब कंपनी रिलेटेड किसी भी कंपनी में उनका कोई इंडेप्टेड है, मतलब कोई लायबिलिटी है उनका, हैज एनी मटेरियल पिक्यूनियरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, मतलब कंपनी के साथ कोई स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, या फिर वो कंपनी के साथ कोई गारंटी अरेंजमेंट में है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल डेट सिक्योर्ड बाय द डिपॉजिटर इंटरेस्ट देयर ऑन, मतलब इस तरह का कुछ भी होने से वो ट्रस्टी बोर्ड में नहीं आ सकता। नो ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस आफ्टर द इशू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट, एक बार एडवर्टाइजमेंट सर्कुलर इशू हो जाए उसके बाद ट्रस्टी को आप रिमूव नहीं कर सकते, एंड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म एक्सेप्ट विद इन द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड, in case the company is required to have independent director, at least one independent director shall be present in such meeting of the board। मतलब बात को समझे, ट्रस्टी नियोग करना एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, और बहुत ही रेस्पेक्टेड लोग ट्रस्टी बोर्ड में रहते हैं, और अगर आप एक बार किसी को ट्रस्टी में रख देते हो, नो ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस, उनको ऑफिस से हटा नहीं सकते एक बार सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इशू हो जाए, या फिर जब तक उनका एक्सपायरी ना हो जाए, मतलब उनका जो टर्म है। लेकिन टर्म रहते रहते अगर किसी ट्रस्टी को हटाना है, तो फिर इन दैट केस कंपनी के सभी डायरेक्टर का मीटिंग में प्रेजेंट होके सबका कंसेंट लेके कर सकते हैं। अगर कंपनी में कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो कर सकता है, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में रह के भी ट्रस्टी को रिमूव करने का पावर मिलता है। ठीक है, याद रखें। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स? एलिजिबल कंपनी कौन है, शुरू से बोल रहा सर, 100 करोड़ के नीचे का रेवेन्यू नहीं होना चाहिए, 500 करोड़ के नीचे का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। एलिजिबल कंपनी इज परमिटेड टू एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, ध्यान से रखना सर बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर, मतलब जो डिपॉजिट ऑलरेडी है और जो बाकी है, मतलब मिलने वाला है, आउटस्टैंडिंग फ्रॉम मेंबर as on the date of acceptance or renewal can maximum 10%, 10% of what, of the aggregate of its paid up share capital plus pre-reserve and security premium account। तो मैक्सिमम कितना कितना में एक्सेप्ट कर सकता है? कंपनी का टोटल एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल प्लस प्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का 10%, मैक्सिमम 10%। ये मेंबर के लिए। फ्रॉम पर्सन अदर देन इट्स मेंबर, मेंबर छोड़ के, कंपनी के मेंबर छोड़ के दूसरे किसी से कितना ले सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, उनको छोड़ के ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और रिन्यूअल कैन बी maximum 25%, 25% of what, 25% of aggregate of its paid up share capital, free reserve and security premium। ये नॉन मेंबर के लिए, आउटसाइडर्स। ठीक है, याद रखना सर, लिख लिख के पढ़ना, जब भी पढ़ोगे सिर्फ सुनना नहीं है, एग्जाम में जाके लिखना है। तो लिखने के लिए प्रैक्टिस करने के टाइम पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, तभी जाके एग्जाम में भी याद करके लिख पाओगे। आगे आगे क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन हो सकता है, और क्वेश्चन का जवाब तभी दे पाओगे सर जब आपको अंदर से पता हो कि कब क्या किस लिए क्यों होता है। ओके, ऐसा क्यों होता है क्वेश्चन मिलने के बाद, सर कि क्यों ऐसा होता है जानते हो?
अगर नॉलेज में थोड़ा सा गड़बड़ रह गया तो क्वेश्चन मिलने के बाद प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, बस और कुछ नहीं। सर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेबल डिपॉजिट इन केस ऑफ एन एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी, such a company is permitted to accept or renew any deposit together with the amount of other outstanding deposit as on the date of acceptance or renewal, maximum up to 35%. अगर गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनी है तो मैक्सिमम अप टू 35% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ its paid up share capital प्लस प्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मिला के। सर issuance of circular in the form of advertisement, an eligible company intending to invite deposit is required to issue a circular। जो डिपॉजिट लेना चाहते हैं वो सर्कुलर इशू करें इन द फॉर्म ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इन डीपीटी 1। सर क्या फॉर्म याद रखना पड़ता है? अरे हाँ बिल्कुल। सर एडवर्टाइजमेंट कहाँ देना पड़ेगा? इन इंग्लिश, इन एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। बिकॉज ज्यादातर केस में जो लोग ये सब कंपनी रिगार्डिंग मैटर में इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, डिस्कस वगैरह करते हैं, ज्यादातर लोग इंग्लिश न्यूज चैनल, इंग्लिश न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, बिकॉज उनको समझ है सर क्या हिंदी वगैरह में प्रॉब्लम है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्नाकुलर लैंग्वेज इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, both newspaper should have wide circulation। वर्नाकुलर मतलब हिंदी जोन में हिंदी, तेलुगु जोन में तेलुगु, बंगाली जोन में बंगाली, असमीज जोन में असमीज, बिहारी जोन में बिहारी, जो भी भाषा है, पंजाबी जोन में गुरुमुखी, जो भी लैंग्वेज है, द्राविडियन मतलब तेलुगु, आपका कन्नड़ जोन में कन्नड़, मलयालम जोन में मलयालम, जो भी जिस जोन में कंपनी का रबरबा है उस जोन में कंपनी का जो भी वर्नाकुलर पेपर है, मतलब मार्केट में जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज का पेपर है, इंग्लिश का जो भी पेपर सबसे सर्कुलेशन होता है एरिया में, स्टेट इन द स्टेट इन व्हिच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां सिचुएटेड है, अगर कंपनी बंगाल में सिचुएटेड है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर और बंगाली न्यूज़पेपर। अगर कंपनी कर्नाटका में है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर, कन्नड़ न्यूज़पेपर। कंपनी केरला में रजिस्टर्ड है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर, मलयालम न्यूज़पेपर, इस तरह से। लेकिन जो सर्कुलेशन में ज्यादा हो, इफ द कंपनी हैज इट्स वेबसाइट, आजकल वेबसाइट वगैरह में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाता है। द कंपनी हैज इट्स वेबसाइट, द सर्कुलर शैल आल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट। सच एडवर्टाइजमेंट शैल बी इशूड ऑन द अथॉरिटी एंड इन द नेम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कहने पे अथॉरिटी पे इशू किया जाएगा सर्कुलेशन। सर ये सब क्या है? सर ये सब नियम है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लॉ। लॉ क्या बोलता है? तौर तरीका। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? डांस करेंगे, रजिस्टर के पास जाके डांस करेंगे। एटलीस्ट 30 days बिफोर द इशू ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, इट्स कॉपी duly signed by a majority of the director who approve the advertisement or otherwise signed by their duly authorized agent। अगर डायरेक्टर नहीं कर पाएगा तो उनके जो भी ऑथराइज्ड एजेंट है वो भी कर सकता है। इज रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड टू द रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज फॉर रजिस्ट्रेशन। सर्कुलर का भी अप्रूवल चाहिए और उसका भी आरओसी में बताना चाहिए कि भाई हम लोग ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। वैलिडिटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, द एडवर्टाइजमेंट शैल रिमेन वैलिड टिल द अर्लीएस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। इसमें से जो पहले होगा, अप टू 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज इशूड। जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इशू हुआ है उसका अप टू 6 महीना, या फिर और द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी के केस में ट्रेडिंग पीएल नहीं होता है, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। The date on which the financial statements are laid before the company at the AGM, or in case no AGM has been held। अगर AGM नहीं हुआ है तो AGM क्या है सबको पता है, लेटेस्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा। जिन लोगों ने नहीं किया जरूर एक बार क्लास का लिंक लेके AGM का क्लास देख लो सर। AGM में बहुत बात किया, दिमाग खराब कर दिया। और इन केस ऑफ ए नो AGM, अगर AGM नहीं हुआ है तो the latest day on which the AGM should have been held as per the relevant statutory provisions। इन दोनों डेट में जो पहले होगा उतना दिन तक एडवर्टाइजमेंट वैलिड रहेगा। तो फाइनेंशियल ईयर के अप टू 6 months
financial up to 6 months from the closure of the financial year in which it is issued, or the date on which the financial statements are laid before the company or the AGM, or in case of no AGM has been held, the latest day on which the AGM should have been held as per the relevant statutory provisions. इस दोनों डेट में जो डेट पहले आएगा उतना दिन तक एडवर्टाइजमेंट वैलिड रहेगा। ठीक है, अरे बोलो सर, समझ में आ रहा है? কিরে বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? একটু মাঝে মাঝে হ্যাঁ না বললে আমাকে একটু মোটিভেশন আসে, এসব বুঝতে পারছে কি পারছে না বাচ্চারা, বল রে। হ্যাঁ দাদা। क्योंकि বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ স্যার। Sir, fresh advertisement shall be issued in each succeeding financial year. तो अगला succeeding मतलब इसके बाद जब financial year आएगा, for inviting deposit during that financial year. Next financial year में जब new deposit लेगा तब फिर से advertisement करेगा. Issue and effective dates, the date on which the advertisement appeared in the newspaper shall be taken as the date of the issue of advertisement. Further, the effective date of issue of circular shall be the date on which the circular was dispatched. Sir, maintenance and using the amount of deposit repayment reserve account, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। Maintenance and using the amount of deposit repayment reserve account. कंपनी जो डिपॉजिट लेता है उसके बाद कंपनी को एक मेंटेनेंस करना पड़ता है, क्या? डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। किसी से पैसा लोगे तो उस पर्पस में लिए आपको एक डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व भी बनाना पड़ेगा। The company is required to deposit on or before 30th April each year. हर साल 30 अप्रैल के अंदर, याद रखे डेट, every year 30th अप्रैल के अंदर at least 20% of the amount of its deposit, जितना डिपॉजिट वो पब्लिक से लिया है उसका एटलीस्ट 20%, मतलब जो डिपॉजिट उनका मैच्योर होने वाला है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो हर साल 30 अप्रैल से पहले एटलीस्ट टोटल मैच्योरिंग डिपॉजिट अमाउंट का, अगर 10 लाख मैच्योरिंग अमाउंट है तो उसका 20% कितना होता है? 2 लाख। क्या करोगे? हटा के रखोगे, क्योंकि बाद में रीपे भी करना पड़ेगा ना। क्या है ना, इसको बोलते हैं प्रोविजंस करके रखना। सर ये प्रोविजंस ना नियम बना के बताने का भी जरूरत नहीं है। हमारे भारतीय समाज में, इन हमारे इंडियन सोसाइटी, ये सब सीख तो हम लोग अपने घर से, अपने माँ बाप से देख के सीखते हैं, बड़े मतलब बड़े बुजुर्ग से सीखने को मिलता है। कैसे बोलो तो? मैंने देखा बचपन में अपने घर में नानी को, दादी को, या फिर कोई भी बड़े को, माँ को, पापा को, अभी भी देखते हैं, मतलब जो प्रॉपर मैनेजिंग फैमिली होते हैं, प्रॉपर मैनेजिंग फैमिली, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल नेक्स्ट मंथ में आना है तो उसका प्रोविजन अभी से होता है। मानो अगर नवंबर में, सॉरी फरवरी मार्च, अगर अप्रैल मार्च में मानो इलेक्ट्रिक बिल देना है तो उसका प्रोविजन जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। हर महीना, क्योंकि एक आइडिया होता है हर बार कितना होता है, उस हिसाब से प्रोविजंस होता है। बच्चे लोग का ट्यूशन तो हर महीने जाते हैं, वो अलग बात छोड़ दो। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो एक लमसम अमाउंट में अचानक देने से मुश्किल होता है, तो जो प्रॉपर प्लानिंग करके जिनका फैमिली चलता है, बड़ा फैमिली होता है, उनको थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। नहीं तो फैमिली का जो ग्रोसरी का खर्चा, बड़े लोगों का जो दवाई का खर्चा, बहुत कुछ होता है, तो अगर वो मैनेज नहीं करेगा ना, मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारे भारतीय सोसाइटी में ये देखने को मिलता है। और क्या है ना सर, इंडिया एक मिडिल क्लास कंट्री है, और इस समाज में चाहे हम लोग मिडिल क्लास हो या रिच हो, फर्क नहीं पड़ता, समझ के चलना एक कला होता है। चाहे किसी के पास बहुत पैसा हो तो वो पैसा को उड़ाता है, ये चीज अच्छा नहीं होता है सर। इससे सोसाइटी शायद आज अच्छा चल जाएगा बट कल बहुत खतरनाक हालत में पड़ सकता है ना। ये जो हम लोग जो बेहुदा नाच मतलब शुरू कर देते हैं थोड़ा पैसा हाथ में आने से, फिर यही भूल जाते हैं कि नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है। ठीक है,
ये सब क्या है ना, मतलब बैड मैनेजमेंट। अगर कोई इंसान अपने पर्सनल लाइफ में ऐसा बैड मैनेजर होगा, तो सोचो कंपनी के लिए वो कैसे मैनेजर बनेगा। कंपनी ऐसे लोगों को कभी भी पसंद नहीं करता है, जिनको ये बेसिक फैमिली वाला सीख नहीं है ना। इंटरव्यू के बाद अगर उनको सिलेक्ट हो भी जाता है ना, तो बाद में उनका जो बैड कैरेक्टर के कारण, मतलब कैरेक्टर इन द सेंस मिसमैनेजिंग कैरेक्टर, कंपनी बोलता है भाई टाटा बाय बाय, हमें रिस्पॉन्सिबल इंसान चाहिए। मैं देखा है सर, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको। कंपनी ऑलवेज लाइक जो फैमिली फैमिली मैन टाइप का जो होता है ना, उनको ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, दिमाग तो चाहिए सबको ही, कम बेसी दिमाग सभी को है, लेकिन ये जो प्रॉपर मैनेजिंग स्कीम है ना, ये घर से मिलता है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी देखो ना, रूल्स बोल रहे हैं आपको, तो बोल रहे तो क्या बोल रहे हैं, अचानक से कहाँ से आ गया। मतलब ये जो बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर देखो कितने सुंदर से बोला कि कंपनी किसी से डिपॉजिट लिया है तो कंपनी को किसी को रिपे भी करना है एक टाइम के बाद। तो कंपनी को बस इतना कहा जा रहा है कि भाई आप इसका प्रोविजन बनाओ। और ये सीख तो हम लोग अपने देश में ऐसे ही देखते हैं। भारत के फैमिली फैमिली में ये ऐसा चर्चा होता है। अच्छा आगे देखो। अच्छा ये जो मेंटेन करेगा, कहाँ मेंटेन करेगा? शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक क्या होता है सर? आरबीआई रजिस्टर्ड बैंक। याद रखे, शेड्यूल बैंक का मतलब आरबीआई में रजिस्टर्ड। शेड्यूल मतलब तालिका भुक्तो, बंगाली में बोलते हैं तालिका भुक्तो। आरबीआई का जो तालिका मतलब जो शेड्यूल्ड है उसमें है शेड्यूल्ड बैंक, इन सेपरेट बैंक अकाउंट टू बी कॉल्ड डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। तो डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट क्या है? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो डीआरआर भी बोलते हैं, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। समझ के पढ़ोगे सब बात समझ जाओगे, बिना समझ के पढ़ोगे आज पढ़ोगे कल भूल जाओ। Rule 13 state that the amount so deposited in the account shall not be used by the company for any purpose. जैसे घर पे माँ इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए जो पैसा हटा के रखा है, उसका यूज अगर घर का बच्चा इलेक्ट्रिसिटी बिल के बिना किसी और पर्पस में खर्चा कर लेता है, तो क्या होगा? जब इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट का टाइम आएगा, तब पेमेंट नहीं हो पाएगा। और एक नीडी फैमिली में अगर ये नहीं हो पाता है, तो कुछ दिन बाद इलेक्ट्रिसिटी का लोग आगे बिल क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कट के चला जाए, इलेक्ट्रिसिटी कट करके चला जाए। अब कोई बोलेगा सर हम लोग बुकिंग कर लेंगे। सर वो अलग बात, ठीक है। हाँ, भारत में तो ये सब बहुत ज्यादा बाल हम लोग बोलते हैं, हम बुकिंग कर लेंगे। सर बुकिंग वगैरह छोड़ो, रूल समझो, नियम समझो। देखो सर, जो देश जितना सच्चाई के राह पे चलता है, उस देश का किस्मत उतना जल्दी अच्छा लेवल में बदलता है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग 2 नंबरी का रास्ता छोड़ना पसंद नहीं करते आजकल। अच्छा it states that the such amount shall not be at any time fall below the 20%। एक बार याद रखे, जो अमाउंट का बात यहाँ पर किया, किसी भी समय के लिए वो 20% से कम नहीं होना चाहिए। सर अगर हो गया तो कंपनी जब ऑडिट होता है ना, सेक्रेटरियल ऑडिट, सीएस का ऑडिट होता है, सीएस ऑडिट में सीएस ऑडिट रिपोर्ट में बोल सकता है, सीए अपने ऑडिट में बोल सकता है, फाइनेंशियल ऑडिट में। इसमें कंपनी का रिपोर्ट खराब होगा कि कंपनी प्रॉपर कंप्लायंस मेंटेन नहीं करता है, और ये खबर दुनिया को मिल जाएगा। और ऐसा खबर दुनिया को मिल जाएगा तो कंपनी के गुडविल में इफेक्ट पड़ता है, और फिर लीगल नोटिस बहुत कुछ होता है। सर इसे कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। समझे सर? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब जैसे देश सही तरह से तभी चलता है जब गवर्नमेंट के मतलब प्रॉपरली चलता है। अगर गवर्नमेंट करप्टेड तो देश करप्टेड, मैनेजमेंट करप्टेड तो देश करप्टेड, कंपनी करप्टेड मतलब कंपनी का मैनेजर करप्टेड, कंपनी के सीएस करप्टेड, ठीक है। तो करप्शन में दिक्कत हो जाता है सर, भरोसा धीरे धीरे टूट जाता है। सर सीलिंग ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज पेबल ऑन डिपॉजिट, एंड एलिजिबल कंपनी is permitted to invite or accept or renew any deposit and any rate of interest or pay amount of brokerage, but in no case it shall exceed the maximum rate of interest or brokerage prescribed by the Reserve Bank of India। ठीक है, आरबीआई के जो भी रिजर्व रेट है, ब्रोकरेज रेट है, उससे ज्यादा तो नहीं देगा इन केस ऑफ एनबीएफसी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। Further, no brokerage shall be paid to any person except the person who is authorized in writing by the company
to solicit deposit on his behalf and through whom deposits are actually broken. मतलब कंपनी किसको ब्रोकरेज देता है? जिनके थ्रू से कंपनी को डिपॉजिट मिलता है। ज्यादातर केस में जैसे कि शेयर मार्केट में जो कंपनी शेयर लेके आते हैं, आपको मैं समझाता हूँ। इसके लिए मुझे एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाना पड़ेगा, समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ब्रोकरेज के बारे में कहना क्या चाहते हैं। ये देखो सर, ये कुछ कंपनी आ रहा है सर मार्केट में, कुछ कंपनी आ चुका है। अच्छा, ये रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, इसका रिपोर्ट निकालते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप थोड़ा सा नजर रखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। ये मुझे सेबी के साइड में लेके जाएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साइड में। स्लो काम करते हैं, स्लो प्रोस्पेक्टस नहीं है क्या मेरे पास? देखते हैं तो। है कुछ प्रोस्पेक्टस है, चलो ठीक है, और जरूरी नहीं है। नेट बहुत स्लो है, सेबी के साइड में जाते जाते ही खत्म हो जाएगा। जैसे ये सर पेटीएम जब आया था ना, ये पेटीएम स्टॉक मार्केट में जब लिस्टेड हुआ था तो उसने अपना नोटिस दिया। नोटिस में कंपनी को जितना पैसा का जरूरत था, बहुत पैसा का जरूरत था पेटीएम, काफी पैसा मार्केट से उठाने का बात किया था, उठाया भी था। और बाद में कंपनी का शेयर गिर गया है वो अलग बात, लेकिन कंपनी का जो इतना जरूरत था इसको मार्केट से रेज करने के लिए, कुछ अंडर राइटिंग एजेंसीज, इन्हें बुक रनिंग लीड मैनेजर या BRLM कहते हैं, जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैच्स, एक्सिस कैपिटल, ICICI सिक्योरिटी, JP मॉर्गन, सिटी, बड़े बड़े कंपनी। देखो सभी के सभी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। क्या करता है सर ये सब कंपनी? मतलब जिनको बहुत पैसा का जरूरत होता है ना, किसी को 100 करोड़, किसी को 1000 करोड़, किसी को 20,000 करोड़, इनको इनका काम है मार्केट से पैसा रेज करके देने का, पूरा प्रोसेस वाइज एडवर्टाइजमेंट करना, सर्कुलेशन देना, पब्लिक से रेज करने का प्रोसेस बताना, ब्रोकिंग फर्म के साथ काम करना, बैंक के साथ काम करना, रजिस्टर के साथ काम करना। जैसे लिंक टाइम जो है ये रजिस्टर है, ठीक है। और उसके बाद बदले में ये अपना ब्रोकरेज ले लेता है या कमीशन ले लेता है। सिमिलरली ये शेयर में होता है, डिपॉजिट्स में भी होता है, डिबेंचर में भी होता है। शेयर में भी होता है, डिबेंचर में भी होता है, डिपॉजिट्स में भी होता है। तो वही बात कर रहा है सर कि जब डिपॉजिट्स के लिए कंपनी जाएगा तो उसमें भी ब्रोकरेज चाहिए होगा तो वो देगा। Further, no brokerage shall be paid to any person except the person who is authorized in writing by the company to solicit deposit. सिर्फ उसी को ब्रोकरेज देगा जो डिपॉजिट को सॉलिसिट करने का काम करेगा कंपनी के बिहाफ में, जो एक्चुअली कंपनी को डिपॉजिट प्रोक्योर करके हाथ में थमा गया। Filing of application from for making deposit, a company shall accept or renew any deposit, whether secured or unsecured, only when an application is specified by the company. जैसे शेयर मार्केट, शेयर डालने से पहले हम शेयर एप्लीकेशन डालते हैं, वैसा ही डिपॉजिट एप्लीकेशन डालेंगे। सबमिटिंग बाय द इंटेंडिंग डिपॉजिटर, जिसको इच्छा है कंपनी पर डिपॉजिट करने का, फॉर द एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, the application shall contain a declaration made by the intending depositor to the effect that the deposit is not being made out of any money borrowed by him from any other person. उसमें ये बताना पड़ता है कि मैंने ये जो डिपॉजिट जब कंपनी में जमा किया ये किसी और से उधार लेके डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, मेरा खुद का पैसा है। समझे कि नहीं? हाँ, टोपी फिराने का काम नहीं चलेगा सर। एक से पैसा लेके किसी और को दे दिया, हाँ, ऐसा नहीं चलेगा। और अगर आप करते भी हो तो कंपनी
आपको लिखित ले लेगा कि यह आपका बोरोड मनी नहीं। डिपॉजिट इन जॉइंट नेम्स इन केस ऑफ डिपॉजिटर्स को डिजायर, अगर डिपॉजिटर चाहते हैं, जैसे कि जॉइंट बैंक अकाउंट होते हैं वैसा ही, डिपॉजिट में बी एक्सेप्टेड इन जॉइंट नेम नॉट एक्सीडिंग 3। ठीक है, joint deposit may be accepted with or without any of the clauses, namely jointly, either or survivor, first named or survivor, anyone or survivor. These clauses operate on maturity. ये maturity के टाइम पे काम करता है। नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। नॉमिनेशन क्यों करते हैं? अगर बाई चांस किसी डिपोजिटर का कुछ हो जाता तो किसी को नॉमिनेट करके जाएगा कि मैं नहीं रहा, हम रहे ना रहे, मेरे नॉमिनी रहेगा, आप उनके हाथ में दे दीजिएगा। समझे कि नहीं सर? मैं रहूं ना रहूं, मेरा नॉमिनी रहेगा। समझे? तो एग्जैक्टली नॉमिनेशन करके जाइए, अपने बैंक अकाउंट का नॉमिनी, कंपनी डिपॉजिट का नॉमिनी, है ना? तो ताकि डेथ के बाद उनको पैसा मिल जाए, तो मेरे डेथ के बाद मेरे बच्चे को मिल जाए, मेरे फैमिली को मिल जाए। ऐसा ही मृत्यु तो अनिवार्य है सर, अमृत तो किसी ने नहीं किया। शिव जी तो बेच भी लिया, कल शिवरात्रि है। Within a period of 21 days from the date of receipt of money or realizations of check or date of renewal, within a period of 21 days, point to be noted, from the date of receipt of money or realizations of check or date of renewal, the company is required to furnish a deposit receipt to the depositors or his agent. Receipt देना पड़ेगा. The receipt shall be signed by the duly authorized officer, state the date of deposit, the name and address of the depositor, the amount of deposit, the rate of interest and the maturity date. वो receipt में सारा चीज लिखा रहना चाहिए। जो ऑथराइज्ड ऑफिसर रहेगा कंपनी में, वो सारे बातें डिपॉजिट रिसिप्ट में लिख के साइन करके कंपनी का थप्पा लगा के दे देगा। इसके बाद हम लोग जाएंगे आरओसी में, रजिस्टर के पास। एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट shall maintain one or more separate register। अच्छा सॉरी, रजिस्टर मेंटेन करेंगे, आरओसी के पास नहीं, कंपनी में ही रजिस्टर मेंटेन करेगा। ठीक, जैसे स्कूल में रजिस्टर मेंटेन होता है ना, वैसा रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड और रिन्यूड एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करना है। क्या रखना पड़ता है? कंप्लायंस ऐसा सब रूल है। फॉलोइंग पर्टिकुलर शैल बी एंटर्ड सेपरेटली इन केस ऑफ ईच डिपॉजिटर। सबका अलग अलग से करो, नेम, एड्रेस, पैन ऑफ द डिपॉजिटर्स, particulars of the guardian in case of a minor, particular of the nominee, deposit receipt number। कंपनी के पास सब मेंटेन होना चाहिए। कंपनी में काम जो करते हैं ना, सीएस क्या काम करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब जरूरी चीजों में हेल्प करता है ना? कंपनी में क्या काम होता है, कंपनी में फाइलिंग में जो काम होता है बड़े बड़े कंपनीज में, ये सब काम होता है। आजकल सब कुछ एकदम कंप्यूटराइज्ड वे में मेंटेन करना पड़ता है। तो जानो सर, तभी तो कर पाओगे। कोई स्पेशल चीज नहीं होता है, जरूरी चीज होता है। और क्या? डेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द ईच डिपॉजिट, ड्यूरेशन ऑफ द डिपॉजिट, द डेट ऑन व्हिच द ईच डिपॉजिट इज रीपेबल, कब रीपे होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट टू बी पेएबल टू द डिपॉजिटर, ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मैंडेट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर नॉन डिडक्शंस ऑफ टैक्स एट सोर्स। अगर कोई पर्टिकुलर मैंडेट है, इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर कोई टीडीएस ना काटने के बारे में कुछ मैटर है, तो फिर सब कुछ मेंटेन करो। डेट और डेट्स ऑन विच पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी मेड, पर्टिकुलर ऑफ सिक्योरिटी, अगर चार्ज क्रिएट किया है तो उसका डिटेल्स रखो, या फिर एनी अदर रिलेवेंट पर्टिकुलर, जो भी जरूरी बातें हैं सारा का सारा बातें लिख के रखो। और क्या? एंट्री शैल बी मेड विद इन 7 days। जो भी एंट्री करना है 7 दिन के अंदर एंट्री करो, फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द रिसिप्ट ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और बाय एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पस। रिसिप्ट ऑथेंटिकेटेड होने के बाद 7 दिन के अंदर सारा का सारा मैटर एंट्री करना। द सेड रजिस्टर शैल बी प्रिजर्व्ड। जो भी रजिस्टर मेंटेन होगा इन गुड ऑर्डर फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 8 years। कम से कम 8 साल के लिए कंपनी में ये चीज मेंटेन होना चाहिए। फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच द लेटेस्ट एंट्रीज इज मेड इन द रजिस्टर।
जब से लेटेस्ट एंट्री हुआ है उसके बाद से 8 साल तक सारा मैटर मेंटेन होना चाहिए। सर अगर प्री मैच्योर रिपेमेंट होता है डिपॉजिट का, प्री मैच्योर पहले ही, जैसे बच्चा प्री मैच्योर हो जाता है ना कभी कभी, वैसा ही डिपॉजिट प्री मैच्योर हो गया पहले, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months बट बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ मैच्योरिटी। 6 महीना क्रॉस हो गया बट एक्चुअल डेट नहीं आया। If a depositor requests for premature repayment, the rate of interest payable shall be 1% less than the rate which would be payable for the period for which the deposit has actually done. सिंपल बात है, अगर कोई डिपोजिटर डिमांड कर रहा है कि मुझे अपना पैसा टाइम एक्सपायर होने से पहले चाहिए, ठीक है, कंपनी को देना पड़ेगा। 6 महीना कम से कम कवर हो गया, लेकिन डिपोजिटर डिमांड कर रहा है कि मुझे पैसा चाहिए, मे बी उनको कोई नीड हो गया हो, लेकिन इन दैट केस कंपनी को जो इंटरेस्ट पेमेंट का मैटर था डिपॉजिट पे, अगर 8% का वादा किया था तो 1% लेस हो जाएगा, 7% में देना है। इन दिस रेस्पेक्ट it is to be noted that the period for which the deposit has run, if it is contains any part of the year which is less than 6 months, then it shall be excluded. Otherwise, if the part is 6 months or more, it shall be taken as 1 year. 6 महीना से कम दिन का चला है तो उसे 1 साल काउंट नहीं किया जाएगा, अगर 6 महीने से ज्यादा कुछ चला है तो उसे 1 साल माना जाएगा। मतलब अगर कोई डिपॉजिट 2 ईयर 2 ईयर 7 मंथ चला है तो हम उसे 3 ईयर काउंट कर लेंगे, बट अगर कोई पर्टिकुलर ईयर 2 ईयर 5 मंथ चला है तो हम उसे 2 ईयर काउंट करेंगे। 6 महीने से ज्यादा हो जाएगा तो पूरा, 6 से कम होगा तो एक्सक्लूड हो जाएगा वो पर्टिकुलर। ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग टैक्स पढ़ने के टाइम पे ग्रेचुइटी पेंशन के केस में भी देखते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको भी इंटरेस्ट रेट रिडक्शन के बारे में बोला, देयर मे बी सम केसेस जब ये इंटरेस्ट रिडक्शन का मैटर नहीं होता है, where the deposit is prematurely repaid to comply with the rule 3, that is premature repayment made in order to reduce the total amount of deposit to bring it within the permissible limit। मतलब कंपनी के जरूरत के हिसाब से कंपनी का जो परमिसेबल लिमिट है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंपनी मैक्सिमम जो लिमिट रखा है किसी किसी केस में, मेंबर के केस में 10% तक। किसका 10%? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर कभी कंपनी का 10% ज्यादा हो जाता है डिपॉजिट्स, तो कंपनी क्या करेगा, जिससे पैसा लिया है उन लोगों को थोड़ा थोड़ा करके रीपे कर देगा। नॉन मेंबर के केस में 25% लिमिट है, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अगर लिमिट के अंदर रखना है और उसको रखने के लिए कंपनी खुद से डिपॉजिटर को रीपे कर रहा है, तो इन दैट केस कंपनी इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर सकती। जैसे कि 8% चल रहा है तो 7% नहीं कर पाएगा, उनको जो इंटरेस्ट बोला गया था उसी इंटरेस्ट में देना पड़ेगा। Where the deposit is prematurely repaid to provide for war risk or other related benefits to the personnel or naval, military or air force or to their families during the period of emergency declared under Article 352 of the Constitutions। मतलब समझे, जब डिपॉजिट प्रीमैच्योरली रिपे किया जा रहा है, किसे? वॉर रिस्क के कारण। किसको किया जा रहा है? नेवी में काम करने वाले लोगों के लिए, मिलिट्री एयरफोर्स के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए। कब? इमरजेंसी टाइम पे। चाइना अटैक कर दिया हो, पाकिस्तान ने झमेला कर दिया हो। पाकिस्तान अटैक क्या कर दिया? झमेला करता है। चाइना अटैक कर सकता है, बट आजकल मोदी जी है सर, रिसेंटली इसमें डोकलाम में चाइना पूरा एकदम हमारा लद्दाख के वहां पर पूरा सीज कर लिया था। मोदी जी ने संघाई में इसके में फोन करके बोला वो अपना जिनपिंग को कि ज्यादा उड़ो मत। जब पूरा भारत का पूरा सेना को वो लगा दिया था, बोला कि पता नहीं कि संघाई रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसा होना चाहिए।
ऐसा नेता होना चाहिए। डायरेक्ट थ्रेड और फोन कट कर दिया था। संघाई रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, मतलब चाइना को थ्रेड दे रहा है इंडिया, सोच रहे हो? कोई समझौता नहीं। तुम हमारे बॉर्डर में आओगे तो हम तुम्हारा संघाई भी उड़ा सकते हैं। तुम अच्छा बन के रहोगे, हम सारा जीवन तुम्हें नमन करते रहेंगे। बहुत हो गया, और तिब्बत लेके बहुत झमेला कर दिया, बट आगे एक पैर नहीं बढ़ाना। जरूरत पड़ने से तिब्बत को भी स्वाधीन कर देंगे। ऐसा पावर होना चाहिए नेता। चाहे कितना भी बड़ा हाथी हो, डर लगना चाहिए। बात समझे सर? चाहे कोई मोदी को पसंद करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, बट एक चीज होना चाहिए, मोदी को लोग डरता है। अब ये डर होना चाहिए स्पेशली एनिमी कंट्रीज को, ताकि वार सिचुएशंस में हमारा फैमिली और पाकिस्तान जैसे कंट्री 10 बार सोचेगा। हाँ, अपने आप को ज्यादा होनो समझता है ये लोग, समझ रहे सर? बैठे बैठे रूल बनाता है। पीरपांजल के उस पार, पीरपांजल समझते हो? जम्मू और कश्मीर के बीच में जो पहाड़ी है, पीरपांजल के इस पार उसका है, पीरपांजल के उस पार भारत है। हाँ, उसको हड़प लेगा। सारा दिन पाकिस्तान पार्लियामेंट अगर सुनोगे ना, सारा दिन मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। हाँ, अरे भाई कम से कम मोदी को छोड़ के, मतलब इतना डर पैदा करके रखा है पाकिस्तानियों के मन में कि वो लोग कुछ करने से पहले 10 बार मोदी मोदी करता रहता है। चलो सर ठीक है, मतलब ये याद आया मुझे, ये वार सिचुएशन से याद आ गया। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में कंपनी कट नहीं कर सकता। क्या? इंटरेस्ट, देश के खातिर, देश के वीरों के खातिर। सर और कितना बोलोगे? सर वही हम भी सोचते हैं, और कितना बोले? प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डिपॉजिट टू अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। In case a depositor desires to have a high rate of interest by renewing the deposit before its actual maturity date, the company shall pay him the higher rate of interest only if the deposit is renewed for a period longer than the unexpired period of deposit. समझे सर? अगर कोई डिपोजिटर डिमांड करता है कि हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो इन दैट केस डिपोजिटर रिन्यू करेगा अपना डिपॉजिट को, लेकिन रिन्यू करने के बाद हो सकता है कि वो पूरा मैच्योरिटी तक ना जाए, बट वो टाइम से पहले रिन्यू करेगा, तो इन दैट केस कंपनी उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकता है। ओनली इफ डिपॉजिट इज रिन्यूड फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ डिपॉजिट, तो वो डिमांड कर सकता है। इसके अलावा फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विद द रजिस्ट्रार, ड्यूली ऑडिटेड रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट का ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, चार्टर्ड से ऑडिट किया हुआ डिपॉजिट का रिपोर्ट, DPT3 containing particular as of 31st March of every year, याद रखें, shall be filed with the register of companies along with requisite fee on or before 30th June of every year. याद रखें डेट। It is clarified by your explanation that DPT3 shall be used to include particular of deposit or particular of transactions not considered as deposit or both by every company. डिपॉजिट के बारे में भी बोले और कुछ दूसरे डिपॉजिट टाइप का कुछ है तो उसके बारे में भी डिक्लेयर करे और उसका रिपोर्ट जमा करे, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनीज के केस में छोड़ दिया। इसके बाद डिपॉजिट्स अगर कंपनी के पास है तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा है, जैसे आपको मैं दिखा रहा था कुछ देर पहले अदानी का रिपोर्ट के अंदर, A public company shall disclose in financial statement by way of note the money received from its director. अगर डायरेक्टर से कुछ लिया है तो नोट के तौर पे दिखाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। As a one-time measure, every company except government company shall file a one-time return of outstanding receipt of money or loan by a company not considered as deposit from 1st April 2014 till 31st March 2019 from DPT3 with the register of companies within 90 days from 31st March 2019 along with the requisite fee. ये वन टाइम मेजर कंपनी को मिला था, ठीक है। बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट दे। पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट if in case the company fails to repay deposits both secured or unsecured
on maturity after their claim it shall be penal rate of interest 18% per annum for overdue period. जितना दिन का बाकी रखेगा 18% per annum के तौर पे पेनल्टी भरेगा. No right to alter. The company has no right to alter any of the terms and conditions of the deposits, deposit trust deed, and deposit insurance contract, which may prove detrimental to the interest of the depositor after circular or circular in the form of advertisement is issued and depositor accepted. Circular के बाद कुछ चेंज नहीं. सर्कुलर में जो बोला वही करना पड़ेगा. जो सोचना है पहले सोचो, जो सोचना है पहले सोचो. एक बार सर्कुलर निकाल लोगे मतलब ये एक्सेप्टेंस हो गया ना. एक्सेप्टेंस क्या होता है जानते हो ना? जैसे कि एक्सेप्टेंस क्या होता है इसके बारे में लॉ में, बिजनेस लॉ में पढ़ते हैं कि मैचेस इन द ट्रेन ऑफ गन पाउडर. व्हाट अ लाइटेड मैच, व्हाट अ लाइटेड मैच इन अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर. मतलब बारूद के चेन में आग लगा दो तो क्या होता है? ब्लास्टिंग करता है. एक्सेप्टेंस वो चीज है. एक बार हाँ तो हाँ, फिर बाद में ना करोगे दिक्कत हो जाएगी. Punishment for contravention. If any eligible company inviting deposit or any other person contravene any of the deposit rules for which the punishment is provided in the act, the company and every officer in default shall be punishable as under. कितना? 5,000 तक का फाइन हो सकता है. In case of contravention is a continuing one, further fine up to 500 rupees for every day. Normally 5,000 तक का फाइन, फिर पर डे जितना देरी होगा पर दिन का 500, जब तक आपका कॉन्ट्रावेंशन चलता जाएगा. Applicability of section 73 and 74 to eligible companies. As per the rule 19, pursuant to provisions of subsection 2 of the section 76, the provisions of section 73 and 74, mutatis apply to acceptance of deposit from public by eligible companies. Side by side, mutatis. Side by side apply to acceptance of deposit from public by eligible companies. ठीक है. ये मैं लास्ट दिन जब 73 74 बोला था तभी बोल दिया था. इसमें पनिशमेंट के बारे में बोला है डिटेल्स में 73 और सेक्शन 76. अगर आप मतलब रूल तोड़ते हो तो आपको किस तरह से सजा मिलेगा. पनिशमेंट फॉर कंपनी एंड पनिशमेंट फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट. एक बार गो थ्रू करके रखना सर. पेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट 2013. मतलब 2013 से पहले अगर कोई डिपॉजिट्स है उसके लिए भी सिमिलर रूल बोला गया है. सिमिलर काइंड ऑफ चीज बोला गया है. जस्ट एक बार गो थ्रू करके रखें. अगेन वही, अगर यहाँ पर भी रूल कॉन्ट्रावेंट होता है उसमें भी कंपनी जो 2013 एक्ट आने से पहले 1956 हुआ करता था, अगर उसका भी रूल फुलफिल नहीं होता है प्रॉपरली, फाइन होता है मिनिमम 1 करोड़, मैक्सिमम 10 करोड़ तक जा सकता है. एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट जिनका इम्प्रिजनमेंट होता है वो 7 साल तक का जेल, 25 लाख तक का फाइन, मैक्सिमम 2 करोड़ और बोथ. समझ रहे हो सर? सेक्शन 74 ये तोड़ने में the provisions regarding repayment of deposit and accepted before commencement of Companies Act has been dealt with 74 and these provisions are explained. सिंपल बात है, जो रूल्स है उसको पूरा फॉलो किया जाए. और अगर कंपनी प्रॉपरली फॉलो नहीं करता है तो इन दैट केस जो सजा आपको मैंने अभी सुनाया, अगर नॉन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स होता है तो. बाकी आप समझ ही रहे हो. सिमिलरली पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 73 के केस में भी similar kind of punishment है. The company shall, in addition to the payment of amount of deposit or part thereof and interest due, the punishable with fine which shall not less than 1 करोड़ से कम का फाइन नहीं, और twice the amount of deposit accepted by the company. या फिर कंपनी जितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उसका 2 गुना फाइन कर सकता है, whichever is lower, बट 10 करोड़ से ज्यादा नहीं. अगर ऑफिसर गलत करता है, every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment which may extend to 7 years and with fine which may not less than 25 lakh rupees but which may extend to 2 crore. मतलब एवरी ऑफिसर को 2 करोड़ तक का भी फाइन हो सकता है, कम से कम 25 लाख और साथ में 7 साल का जेल भी हो सकता है. Further, it is proved that the officer of the company who is in default has contravened such provisions knowingly or willfully, जानबूझ के, with the intention to deceive the company और शेयर होल्डर को लूटने के लिए, डिपॉजिटर्स को लूटने के लिए, या फिर टैक्स अथॉरिटीज या क्रेडिटर को लूटने के लिए, तब उनको पनिशमेंट पर फ्रॉड लगेगा, 447 लागू होगा, जिंदगी भर का जेल हो जाएगा, कम से कम 7 साल. 7 साल का जेल मतलब जिंदगी वहीं पर आधा चला गया सर.
उसके बाद सर उठा के जिया, सर उठा के जियो या सर झुका के जियो, जिंदगी खत्म। आई होप कि आपको डिपॉजिट रिलेटेड सारा पॉइंट समझ में आया सर। अगर कोई पॉइंट में कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग जरूर मुझे बताएं, ठीक है। मतलब एक्सेप्ट एंड प्रोहिबिशन क्या क्या है, रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट का क्या है, एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट नॉन पब्लिक क्या है, पनिशमेंट का केस में सेक्शन 76A। मैं आपको सारा पॉइंट बताया, सारा सेक्शन बताया। ये नोट्स अगर किसी के पास नहीं है मुझे जरूर बताएं, मैं उनको शेयर कर देता हूँ। और फिर आप लोग क्या करोगे, एक काम करो सर, यहाँ पर ना 4-5 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। आप लोग जरूर क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करो। अगर आपको क्वेश्चंस पढ़ के समझ में ना भी आता है, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। और एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस अगर मैं कर लूं, अगर आपको समझ में आ जाएगा, मैं इतना गारंटी देता हूँ समझ में आएगा, बट फिर भी समझने में कोई दिक्कत रह जाए तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, ठीक है। इतना काम दे रहा हूँ, जरूर कीजिएगा सर, ठीक है। और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा लिख के कीजिएगा, क्योंकि लिखना जरूरी है एग्जाम पास करने के लिए, ठीक है। और हाथ का स्पीड भी डेवलप होगा, तब टाइम पे क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। इतना तो मान लो सर, और कुछ नहीं। फिर आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर बाकी बात करेंगे। गुड नाइट सर टू ऑल ऑफ यू। গুড নাইট দাদা, ओके रोशनी, गुड नाइट। রাখছি। ओके गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट नाइट सर, गुड नाइट। গুড নাইট স্যার। ওকে অর্ক দাঁড়িয়ে যা, তোকে যেটা বলবো ভাবছিলাম বলেই দিই। হ্যাঁ স্যার। বলছিলাম যে ইনস্টিটিউট যে কি বলেছে দেখেছিস কি?